थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के हर चैप्टर में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से ज़्यादा अति दौलतमंद लोगों की ज़िंदगी को सावधानी पूर्वक काफ़ी वक्त तक एनालाइज करने के बाद खोजा गया है। इन रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्रयू कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुआ था। तब कन्नी नामक उस वृद्ध व्यक्ति ने इन रहस्यों के बारे में मुझे बताया था। फिर वह कुर्सी में बैठ गए और अपनी चमचमाती हुई आंखों से यह देखने लगे कि मेरे अंदर पर्याप्त दिमाग है या नहीं, मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को समझ चुका हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं अगले 20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष या फिर इससे अधिक उन पुरुषों, महिलाओं और संपूर्ण विश्व को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, जो इन रहस्यों के अभाव में असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सहमति में सर हिला दिया और मिस्टर कार्नेगी के सहयोग द्वारा मैंने अपने इस वादे को पूरा किया। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी का वह जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया, जिसके पास यह खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वह इन नियमों की जांच पड़ताल करके उन लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है और अगर इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। चार्ल्स एम श्वाब और उनके जैसे कई नौजवानों के साथ उनके अनुभवों ने मिस्टर कार्नेगी की इस बात को पुख्ता कर दिया कि स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका व्यापार और संपत्ति कमाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर इन रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो अन्य लोग भी उतने ही सफल हो सकते हैं। उनकी इस कोचिंग ने कई लोगों के भाग्य बदल दिए। विश्वास वाले अध्याय में वह तरीका अमल में लाया गया है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की वह आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी लिखी गई है। इस कल्पना का वास्तविक रूप में रूपांतरण एक नौजवान व्यक्ति ने किया, जिसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि यह फॉर्मूला हर किसी पर समान रूप से काम करता है। इस रहस्य का एक एप्लीकेशन नौजवान चार्ल्स एम श्वाब के लिए बहुत बड़ा भाग्य बदल देने वाला कारक साबित हुआ। दोनों ही मामलों में वह चाहे पैसा हो या फिर अवसर, अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो इस एप्लीकेशन के फॉर्मूले ने $600 मिलियन का फायदा किया। ये तथ्य, हाँ इसे तथ्य ही कहेंगे, मिस्टर कार्नेगी के करीब हर व्यक्ति को पता था। आपको यह जानना जरूरी है कि यह पुस्तक तब आपको बहुत फायदे दे सकती है जब आपको पता हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज्यादा महिला और पुरुषों ने अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल लिए जबकि कई अपने घर में खुशियां और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। इसे सीधे तौर पर नाम न लेकर इसे सफल कार्यों के द्वारा दर्शाया गया है। जो लोग तैयार हैं और इसकी खोज में लगे हैं वे तुरंत इसे पहचान सकते हैं। इसलिए मिस्टर कार्नेगी ने इसे बड़े शांतिपूर्वक बिना कोई नाम दिए मुझे बतलाया है। अगर आप इसे प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इस रहस्य को हर अध्याय में कम से कम एक बार जरूर पहचान जाएंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप कब तैयार हैं। आप स्वयं ही इसे खुद पहचान लेंगे कि आप कब इन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, मेरा बेटा जो उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, उसकी कहानी अध्याय 2 में है, जिसने अपने लिए वह रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल ली। उसे ध्यान से पढ़ें। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वह इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। उसकी यह कहानी विधिवत अध्याय 2 में बताई गई है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपंग हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताए गए रहस्य मेरे बेटे की कहानी द्वारा आपकी उम्मीदों में एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वह सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। यह रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। यह विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह धन जुटाने में काफी बड़ा कारक सिद्ध हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में मैनुअल एल क्वेजन, उस समय फिलीपीन द्वीप समूह के आयुक्त थे, लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं
वे सफलता की राह में चल पड़ते हैं और कभी हार के सामने समर्पण नहीं करते। यह कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वे बिना मूल्य के प्राप्त नहीं होंगे, जबकि सच बताऊं तो उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वे चाहे जितना ही धन खर्च कर दें, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह 2 भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार होंगे। यह रहस्य उन लोगों को समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था, तकरीबन उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम का इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक पालन किया कि वह विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीनों की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वह मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय के शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग आपकी पहुंच से अधिक दूर नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियां हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। इसका जवाब पुस्तक खत्म करने के पहले ही प्राप्त हो जाएगा। आपको यह अंत से पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौर से गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्यों से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, थियोडर रूजवेल्ट, विलियम रिंगले, जॉन वनमेकर, जेम्स जे हिल, विल्बुर राइट, विलियम जेनिंगसन ब्राइन, वुड्रो विल्सन, इलिया हॉर्वर्ड टाफ्ट, एल्बर्ट एच गेरी, किंग जिलेट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकीफेलर, थॉमस ए एडिसन, F.W. वुलवर्थ, क्लारेंस डेरो, ये नाम उन सैकड़ों जाने माने लोगों में से कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। अमेरिकी लोग जिनकी उपलब्धियां चाहे वे आर्थिक हों या फिर कोई और उपलब्धि, उन व्यक्तियों ने इस बात को सिद्ध किया है कि वे इन नियमों को समझकर अमल में लाकर ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं जिन सफल लोगों को जानता हूं, सभी ने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता को अपने द्वार पर बुलाया है। मैंने कभी ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं देखा जो इन रहस्यों को जाने बिना दौलतमंद बन गया हो। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ये रहस्य उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा क्या है? जहां तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल की शिक्षा इन सभी लोगों ने कम ही अर्जित की थी। जॉन वैनमेकर ने एक बार बताया था कि उन्हें स्कूली शिक्षा इतनी ही हासिल हुई है जितना स्वचालित यंत्र को पानी की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड ने तो 10वीं तक पढ़ाई नहीं की। मैं शिक्षा के महत्व को घटा नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अधिक शिक्षा हासिल नहीं की है तो भी ये रहस्य आपको उन उपलब्धियों तक पहुँचा सकते हैं और आपको धनवान बना सकते हैं। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ वह किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तभी होगा जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे आपके सामने आए, चाहे वह पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अध्याय 1 में उस व्यक्ति की कहानी है जो मेरा मित्र है। उसने इस रहस्य को अमल में लाकर बहुत व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की जो इस रहस्य को पुख्ता करने के लिए काफ़ी हैं। यह याद रखें कि इस पुस्तक की बातें और कहानियां तथ्यों पर आधारित हैं, न कि कल्पनाओं पर। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान सार्वभौमिक नियमों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप सफलतम शुरुआत कर सकें। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने में मदद करेगा। वह यह है, सभी उपलब्धियां, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत किए हैं। अगर आप इन रहस्यों को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपने इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को पहचानने की जरूरत होगी। नेपोलियन हिल, 1937। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन बाय इवॉल्व। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं।
एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बार्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में यह विचार कौंधा तब वह इस हालत में नहीं था कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आया हुआ है। काफी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिनका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतया एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वहां हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने यह विचार किया, मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़े। यह सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वह तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजों से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी।
उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह व्यवहारिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहता था। बर्न्स ने तब यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक यह मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ ऐसक प्राप्त हुआ। उन्हें इस ऐसक को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मेरीलैंड वापस आए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने उस सिरे को पाने के लिए कुछ और प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। वो एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को देखने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहाँ से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले ऐसक की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना हो यह जरूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने यह तय कर लिया कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी सफलताओं से होकर गुजरता है।
अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट लेसन। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का अर्थ ना ही हो। एक दोपहर वह अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, दफा हो जाओ, अंकल ने चिल्लाते हुए बोला। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाए, जाती हो यहां से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यह जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नज़दीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गई और अंकल के नज़रों से नज़र मिलाते हुए दृढ़तापूर्वक बोली, वह पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वह पैसे लिए और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सानुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति को इतने दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक ठाक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं ना कहीं आपको यह पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और ज़रूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है या फिर उसके बाद वाले में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप वह वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोई थी। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया
जब भी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में ना का अर्थ ना नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा ना कहा था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। वाह यार। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां निस्संदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने तक की ताकत दी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन सफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले ही हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में यह सोचते हैं कि इतने वर्ष यह कहाँ छुपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्ष आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मन स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वह सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मन स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनिक कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूँ। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वह सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वह इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका होता है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं हैं कि अमीर लोगों की मन स्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।
1000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूँ जो इस रहस्य को पूर्णतया उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। यह डिज़ाइन पेपर पर तो बन गया था, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे यह इंजन चाहिए, यह तो असंभव है। एक ही साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ ना लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ ना लगा। 6 महीने और बीत गए, अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वह पैंतरा अपना लिया था, पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह थी कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी, पर अब असंभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछी। इस बार फिर से सभी इंजीनियर्स ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए फिर से काम पर लग जाइए, फोर्ड ने आज्ञा दी। हर हाल में मुझे यह इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हैं कि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड ने उस समय ऐसी कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रहा, अब यह हर किसी की ऑफिस में ज़रूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वह पूरी ऊर्जा अपने सपने को पूरा करने में लगाने लगे। इसमें कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की ज़रूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते गए। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब इंग्लिश पोएट डब्ल्यू.सी. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय हमें यह कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बधी हुई हैं, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होता है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करता है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें यह जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती
कि आप जो सोच रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। वह उन विचार को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वह आपके लिए बुरे हैं या अच्छे। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे, ना कि दार्शनिक। इस वजह से वह अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पिलबर्ग, एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उद्धरण को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सार्वकालिक महान निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरा से शौकिया तौर पे फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर दो साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वह वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी यह आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वह लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार के साथ हाथ हिलाकर सलाम करते और आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते। वह हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को यह महसूस हो कि वह गर्मियों की क्लास लेने वाला छात्र है। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना लिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चस्पा कर दिया था और वहाँ पर बैठने लगे थे। इसी तरह से एक दिन उनकी वहाँ के उस समय के प्रोडक्शन हेड सिड सिंगबर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने सिंगबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। सिंगबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म द सगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर इसे आलोचकों का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। उनको सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉस पुस्तक प्राप्त हुई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबद्ध थे। जबकि उनकी पिछली फिल्म द सगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। यह कोई आसान काम नहीं था। प्रारंभ से ही कुछ कठिनाइयां थी। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉस रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के 1 महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनमें इंडियाना जोन्स सीरीज पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय पश्चात स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो उस समय के इतिहास की सबसे सफल फिल्म थी। यह स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इसने $1 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। स्पिलबर्ग यहीं नहीं रुके, वे अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। जब वह और 2 हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम ड्रीमवर्क्स था। यह तो थी स्पिलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बड़े और जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। ये नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफ़ी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूँ और दूसरा मेरा बेटा है।
इन दोनों व्यक्तियों की अचंभित कर देने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति। सफलता की ओर पहला कदम, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम, बाय इवॉल्व। जब एडविन सी बर्न्स ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल करना ही है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा भी थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाला सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन में पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी ना हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझीदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा, मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी तलाश करूंगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला, अगर मैं एडिसन के इस संस्था में असफल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूंगा। उसने बोला, मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध के क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देना चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर की आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए
या फिर देश के किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफ़ा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथी बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्तों की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसे की ज़रूरत है वह पैसे की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के लिए ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। नंबर 2, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख। इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, मजबूत चाहत की ज़रूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने की कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, आपको बस स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर एक सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी त्याग की ज़रूरत है, न ही इसे अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है।
जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के लिए नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीज़ों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज़, फैक्ट्रियाँ, कार और ज़िंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इजाद किया है। आज सपने देखने वालों में दो ज़रूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में दिखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दी। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये अस्थायी सफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपने पर विश्वास था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपने का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत ही कुछ क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हैं। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्कशेक का मिश्रण बेचा करते थे। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे।
हर कोई अधिकतम उस मिल्कशेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे सन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू, हैमबर्गर, चीज़बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत ही कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडोनाल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनाल्ड देश का सबसे अधिक लोकप्रिय फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और ना ही यह कहता है कि यह अव्यावहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था उसी के बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी यह सीखने की कोशिश की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जा सकता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते उन्हें शराब की लत भी लग गई, पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अंचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने इन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वह देश के कई दूरदराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनाने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचार वाले और एक सपने दिखाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक यह दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उन्हें दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे। उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वे एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्होंने हैवी लिफ्टिंग की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। इसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब भी उन्हीं के नाम है। फिर वे यूनाइटेड स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहां पर भी ऐसी ही प्रतियोगिता जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है और ये जानकारी सभी से साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक आंतकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वे अलग तरह की अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सकें। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसायी क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वह बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें बारबेरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वह काफी सफल हो जाता, पर उसने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उसने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया। उसने अपने पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उसका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने उसकी पहली फिल्म में उसकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता ने उसे हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मनस्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता हैं तथा इन्हें अमल कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए आप वह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से यह विश्वास ना कर ले कि उसे वह वस्तु मिल चुकी है। यह मनस्थिति विश्वास की होती है, न कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है, वह आपको वह देता है जो आप मांगते हो, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से जो कुछ भी मांगा होता उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। मैरी के एश, जो मैरी के कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपने कंपनी में काम करने वाले कंसल्टेंट्स की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनका यह करियर साल पहले प्रारंभ हुआ था जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि अपने इस काम के प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनले सेल्स का सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बताया उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिला को रानी के खिताब से नवाजा जाना था और उस वर्ष उस महिला को वह खिताब मिला जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का यह खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी। श्रीमान बेवरिज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। मैरी के ने इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने के पहले कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता के असली हकदार हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया है। वे 4 कदम निम्न हैं। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए। आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाइए। पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हों उन कामयाबी को याद कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित ना होइए। जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखें। खुद का सकारात्मक चित्र बताएं। आपकी जिंदगी
कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। इच्छाशक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद यह बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं भेज सकता है और वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। यह मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक बात ही सिखाती है, वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया कि अपने बच्चे के मन में कतई यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीच रोप दूंगा और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन तनिक भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत ही कम, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता था, पर वह कुछ आवाज़ों को सुन जरूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा यह तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया था और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। वह कुछ तरह के गानों में उत्साह दिखाने लगा था। एक बार तो वह गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज की अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वह टेप रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया देने लगा, मुझे यह मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था वह इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मैंने मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज़ को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है, कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहाँ पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंगों से भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयाँ भी लिए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलना है, और मैं हर रोज़ उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता कि उसकी यह विकलांगता दुनिया के बड़े काम आ सकती है।
मुझे यह बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वह मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे यह समझाना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई, जो कि बाजार में समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने यह गौर किया, जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं थी। जब वह 7 वर्ष का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उनकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई ना दे और कोई दुर्घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदे, फिर बेच दिया। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह सब उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए। जब हम लोग घर पहुंचे तो वह अपने कमरे में बिस्तर में सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोल कर हंसा कि उसके मन में मेरा रोपा गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो। पर मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने ऊपर पूर्णतया विश्वास है। उसने कदम उठाया और वह जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। जब उसके बड़े भाई को कुछ चाहिए होता था तो वह जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और वस्तु को हासिल कर लेता। जब उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता था तो पहले वह पैसा कमाता और उस वस्तु को खरीद लेता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे यह पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब तक कि उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से ना बोलें। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यह इतना आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफ़ी बहस भी करनी पड़ी। जब वह 10वीं कक्षा में था तब उसने एक कान में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के सर के एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं है जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्षों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसे एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन का प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसी एक और मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल ना हो पाया था। अंततः उसने उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आवाज़ सुनने की चाहत सच हो गई थी। उसने पहली बार इस तरह से आवाज़ सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमयी तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तुरंत ही वह अपनी मम्मी का फ़ोन उठाने के लिए दौड़ पड़ता है और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी थी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज़ सुनी थी। पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुना था। जिंदगी में पहली बार वो लोगों से सामान्य पूर्वक बात कर सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ता था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था, पर यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांगता को एक संपत्ति में बदलना बाकी था। यह चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वह इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए थे। फिर उसने कुछ लिखा, शायद कुछ ही, जो रेखा में नहीं लिखा था बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ था। इस कारण उसे न्यूयॉर्क की उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वह उस कंपनी के मुख्य अभियंता से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरणा, आप जो भी नाम देना चाहें, उभर आई, जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया। उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस विचार का पूरा गठजोड़ यह था, उसने उन लाखों बहरे लोगों की मदद करने की कोशिश करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन यंत्रों के उपयोग के बारे में जानते नहीं हैं। उसने सोचा अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वह तभी इस निर्णय पर पहुंच गया था कि अब वह पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने यह खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों से बात की जाए और उन तक इन नई खोजी विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे 2 वर्ष के अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वह ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वह उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे ही वह उस हेयरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसने मुझे उस कंपनी का गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य यह था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था। फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने अपने बेटे में पैदा की थी उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। मैंने वहां पर यह पाया कि जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों उन गूंगे बहरे लोगों के लिए लग पड़े। इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं है कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश न की होती तो वह जीवन भर गूंगा और बहरा बना रहता। जब ब्लेयर बड़ा हो गया था तब डॉक्टर इरविन वुरहिस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वे मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि वह कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुंच सके। वे इस बात से अचंभित थे कि वह कैसे सुन पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ति के वे बीज बोए थे कि वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी को एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वह सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ न साझा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। मुझे इस बात का विश्वास था क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता था कि अगर आपके अंदर कोई चाहत हो और उसमें विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हैं। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनते देखने का सपना देखा और उसने वह हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वह सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था बल्कि उसको रोजगार भी मिल गया था, जिस वजह से वह आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था।
जो सफ़ेद झूठ मैं बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में तब्दील न किया जा सके। ये हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। यह मेरा सौभाग्य था कि उस इच्छा शक्ति को मैंने अपनी बेटे की कमी सुधारने के लिए प्रयोग किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतना नज़दीक इस सिद्धांत का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति के सामने झुक सकती है तो किसी व्यक्ति या इंसान की क्या औकात है कि वह इस इच्छा शक्ति के सामने समर्पण ना करे। यही मस्तिष्क के शक्ति की विशेषता है। हमें यह नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह और हर वस्तु के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वह बीज बोए जिससे वह सुन और बोल सके, और यह वास्तविकता में उसने सिद्ध कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया कैसे वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरह से आए, इसकी कार्यप्रणाली बताना कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्यप्रणाली में 3 बातें हैं। पहली कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वह सामान्य रूप से सुन सकता है, जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा कि मैंने हर उस उपलब्ध तरीके से अपनी बात को दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास से उस तक पहुंचाई। तीसरा और महत्वपूर्ण, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाले पलंग पर लेटकर जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और यह सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या यह ऑपरेशन सफल हो भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें यह चेतावनी दे दी थी कि उनका बचकर वापस आने के बहुत कम उम्मीदें हैं, पर यह डॉक्टर की राय थी, यह मरीज की राय कतई नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहाँ पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझसे कहा, मित्र चिंता मत करो, जल्द ही मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वह मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया उसके जीने की चाहत ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना न किया होता तो शायद वह बचकर वापस न लौट पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैंने लोगों को गरीबी से उठते हुए देखा है, सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियों को छूते देखा है। मैंने अपने विकलांग बेटे को सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखा है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसे कान दिए ही नहीं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह सब संभव है उस रसायन से जो प्रकृति मजबूत इच्छा शक्ति होने पर खोलती है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वह सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 3, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना, दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम, बाय इवॉल्व। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित हैं, जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का नियत मिश्रण विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? विश्वास एक ऐसी मन स्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग, जैसे यहाँ पर धन, को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। जो अगले चैप्टर्स आत्म सुझाव और अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें
तो उसे वह जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन स्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण से यह साफ हो जाएगा। जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हो, यहाँ तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वे काफ़ी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस संवेग को साकार रूप से देखने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए इसलिए अपशब्द हैं क्योंकि यह रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वह भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्मसुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो। यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हों। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यावहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल लेगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोबार करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं का अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह मन उस अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके हम वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक हैं और तीसरी बार, यहाँ तक कि कई बार भी पढ़े जा सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। लकीमी। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है।
विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्मसुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्मसुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और यह पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यह सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसा लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और यह जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसीलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनि के कंपन आपके अंतर्मन तक ना पहुंच जाएं। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्मसुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को खत्म कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि ये आपके अंतर्मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य करूंगा और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्मसुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे नेहरू सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या,
स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरे को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मसुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचारों को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्मसुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आत्मसुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे सांचे में ढाल लेगा, जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसको भौतिक रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्मसुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्मसुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है कि सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वो नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है।
इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं के उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के लिए जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बसा सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति ऐसा कर सकती है? बिजनेस और उद्योग चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वह तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई, तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। यह घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप यह कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की यह कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में ज़रा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो यह कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग पाएंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफ़ी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिका औद्योगिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे हैं। जे एडवर्ड सीमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सीमंथ और स्मिथ ने 48 साल के श्वाब से पूर्व बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा यदि वे स्टीलमैन, हरीमे और वॉल्डबिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई, और जितनी हुई वह भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मोनोंगेहिला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यह एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी
क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस भाषण में सूक्तियाँ और चुटकुले भी होंगे, परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब यह 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जानने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हुप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जोबेर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गेरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाक्यपटुता ही जेपी मॉर्गन को ऊंचाइयों तक ले जा सकी, जहां से वह ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने ज़बरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नज़र में यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशन में तब्दील किया था। और यह हसमुख उसीनीट पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गट्स पहले ही अमेरिका स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली। परंतु अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके वे स्वामी और संचालक थे, तो यह सारी कंपनियां और कॉरपोरेशन बौने थे, चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी यह बात जानते थे। स्कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले जो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब यह प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शार्ट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। परंतु अब अपने मुख्य और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक की समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना कोई ट्रस्ट जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा, यह ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में ले जाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफलता मिले तो तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्राशंसिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोज हो जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वे एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरस के पास वापस लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था, उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा।
उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलेडेल्फिया में ब्लेवी होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसीलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत को लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वे यह मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर कार्नेगी के दिमाग की उपज थी, परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे यह भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें से सबसे प्रमुख व्यक्तित्व मॉर्गन थे, जिनका धन की दैवी के अधिकार में बड़ा विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकेन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों को लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग 320 करोड़ डॉलर, और वे यह रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक के रूप में? बॉन्ड के रूप में कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नकद में नहीं दे सकता। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वह दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में ना बैठ गए। फिर उसी वाक्पटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब में 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $400 करोड़ था, और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित $320 करोड़ के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 80 करोड़ जोड़ दिए जाएंगे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे $100 करोड़ अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वह भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नए स्टॉक को जनता से इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी, जो कि कई लोगों का अनुमान था $600 करोड़, पलक झपकते ही सोख लिया गया।
कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिटीगेंट के पास कष्ट उठाने के एवरेज में 62,000 और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक अन्य उदाहरण बताते हैं किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर एकत्रित कर लिए और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफ़ी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफ़ी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वह मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर पैसे लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि यह उस वक्त के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और ग्रीन होल्डर जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति से ही टेम्पल्टन ग्रुप आज सबसे अग्रणी फंड ग्रुप में काबिज है। इसका एक उदाहरण यह है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने 10,000 डॉलर टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत बिलियन डॉलर है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को 400 मिलियन डॉलर में बेचा था, तब तक उनके मन संतुष्ट हो गए थे कि वो दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 4, आत्म सुझाव, अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम, दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम, बाय इवॉल्व। हमारी 5 इंद्रियों द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार, भले ही वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो 5 इंद्रियों द्वारा आपके तार्किक मन में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय भारी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दें या फिर चाहे तो रोक लें। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपना जीवन गरीबी में काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है, अंतर्मन उस बागीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले जाता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए उन 4 निर्देशों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल हैं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण ना हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल कॉय सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ, तब शायद आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे।
आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिसमें भावनाएं मिल जाती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते। आप जब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाएं तो निराश मत होइएगा। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप, हाँ सिर्फ आप ही हैं जो यह निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं, जब तक कि आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए। जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंख बंद करके एकाग्रता पूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके सामने ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही है। फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुझाए। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको यह योजना या योजनाएं सुझाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब यह योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट हों। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू करें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखेंगे जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं तो बंद आंखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को सुन रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इस और भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में दिए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाएं। रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहां कोई व्यवधान ना हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं
ताकि आपको अपने शब्द जोर से सुनाई दें। वह समय सीमा जिसमें आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए हुए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2027 तक मेरे पास $1,00,000 होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के बदले में मैं एक सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्र और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतजार कर रहा है। यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ, और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात दोहराइए जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि यह आपको याद ना हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश अव्यावहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान ना हो, चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही अव्यावहारिक या अमूर्त लगें, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य के निर्माता हैं, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश का पूरी तरह से पालन करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 5, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। निजी अनुभव या अवलोकन, दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम, बाय इवॉल्व। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है।
लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। यानी वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद हैं। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से कुछ सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेंडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। सारे प्रश्न को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे यह जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे थे। अंततः फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया, आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो उस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? इस जवाब में निसंदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नज़र में हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि ज़रूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरत थी। यह ज़रूरी नहीं है कि वह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, न ही उन्हें यह सीखने की कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत थी और उन्हें यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक ज़रूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए ज़रूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए।
यह तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास ज़रूरत होती है। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। वे जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया। यह परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समकक्ष थी। उन्हें यह डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि यह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रकारों से मिलते और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप यह कहते हो कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, फिर आपने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फ़र्क क्यों है? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूँगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं लोगों को बताता हूँ कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती, थॉमस ने आगे जोड़ा। अब तक मेरी जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप यह जान लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य वह लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। यह तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है, पहला, अपना अनुभव और शिक्षा। दूसरा, दूसरों के सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। तीसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चौथा, सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वह सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। और पांचवा, विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य ज्ञान की जरूरत है। फिर यह जानें कि विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी का वह रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशिष्टता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाली कंपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंप्स में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करने जाते हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसी विषयों की पढ़ाई किए होते हैं। उन्हें तवज्जो देते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बड़ी जल्द ही उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन विद्यार्थियों के जिन्होंने कला की व्यापक किंतु उत्पादन के लिहाज से अनुपयोगी पढ़ाई की है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें बहुत योग्यता होती है, पर 18 से 20 वर्ष की उम्र में वे निश्चित नहीं होते, जिस वजह से वे किसी विशिष्ट कोर्स को नहीं चुन पाते जिससे उनका करियर बन सके। इनमें से कई लोग ग्रेजुएशन में विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक वे इसके अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णय ले सके। अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए जो इस तरह के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर करियर को यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती।
आज के दौर में कुछ अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्स भी उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की ज़रूरत है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती हैं जिन्हें अपने कौशल को अतिरिक्त उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांशतः शाम को या फिर सप्ताहांत में दिए जाते हैं, जिससे नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति भी शामिल हो सके। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास जब भी वक्त हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हैं तो आपको स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुमूल्य उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम से वह विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर उस बर्बाद हुए अवसर की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय पर मुफ्त में उपलब्ध थी। होम स्टडी प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो फिर स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते और नौकरी करते हुए अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण यह हजारों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आ जाए कि उन्हें नौकरी से हाथ गंवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़ जाए। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता है तो अच्छा व्यापारी उस सामान को उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देता है जिसकी अच्छी डिमांड होती है। अगर उनकी सर्विस अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जहाँ से उन्हें बेहतर परिणाम हासिल हो सके। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यम वर्गीय जीवन यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। ग्रॉसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। क्योंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रॉसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें आधुनिक बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है जिनके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज़्यादा और बहुत उम्दा अकाउंटिंग सेवा देता है। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत एवं सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वह उस आमदनी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैन को यह विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ जिसमें इससे भी ज़्यादा आमदनी की संभावना है। यह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वह होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा, मुझे विचार पसंद आया परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या की जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से इसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज़्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की ज़रूरत होती है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सकें और उनके लिए एक आकर्षक बायोडेटा तैयार कर सकें। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की ताकत थी जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए हुए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वह अपनी नौकरी से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ किताबों से डेटा लेकर आता। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उसके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे, जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाभ हो सकता था और उसका बिजनेस बेहतर बन सकता था। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछें, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मशक्कत हो जाती है तो कोई बुराई नहीं है। उस महिला ने अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था, और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्टार से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद से एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी मशक्कत क्यों करना? इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे से शुरुआत की होती और उसने निरंतर तरक्की की होती तो उसे ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि सुनियोजित प्रस्तुति की वजह से उसे एक ही झटके में वह नौकरी मिल गई। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है, ज़्यादातर लोग नीचे से शुरुआत करते हैं और वे अपने सर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अवसर उन्हें देख पाए, और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो दृश्य दिखता है वह इतना आकर्षक नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घुटने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना छोड़ ही देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से 1 या 2 पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी यह आदत डाल लेता है ताकि वह अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर वह अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। डैन हेलिपिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नोट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब यह स्वर्गीय न्यूट रोकने के निदर्शन में थी। हेल्पिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना, कमीशन बेसिस पर बिजली के हायरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने यह काम लगातार किया। हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वह कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर न किया होता। उसने सबसे पहले तो वह लक्ष्य बनाया कि वह अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने, और उसे यह नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वह अधिक बड़े अवसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां अवसर उसे देख सके। उसने अपने हियरिंग एड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन RM एंड्रूज ने यह जानना चाहा कि आखिर डैन हेल्पिन नाम का यह आदमी है कौन, जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उसने हेल्पिन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेल्पिन नया सेल्स मैनेजर बन गया। फिर यह देखने के लिए कि युवा हेल्पिन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रूज 3 महीने पहले फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को सूखे हाल पर छोड़ दिया, चाहे वह डूबे या मरे। वह डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। डूबते हुए सूरज को कोई देखता भी नहीं ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वह अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते। हेल्पिन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें
तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डैन हेल्पिन के मन में सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसने नोट्रे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। यह सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब तक सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डैन हेल्पिन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, श्रीमान हेल्पिन ने उसके सामने प्रारंभ में उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह श्रीमान हेल्पिन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि किसी ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस लाभ को धन से नहीं तोला जा सकता है। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचना सिर्फ व्यापार के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन ने हर कदम में बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से वे अपने युग के सबसे महान एथलीट्स में से एक बने। उनके पास जीतने के लिए दृढ़ शक्ति थी और खुद को शेप में रखने और अपना बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ति थी। वह दिन प्रतिदिन अपने मानकों को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध थे। जॉर्डन ने बचपन में ही यह तथ्य सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की प्रतिबद्धता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम को चुनौती की तरह लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरह स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है, अब वे धीरे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं सकते। उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरह लिया। वे और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1 वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, अपने जिम पर और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे शरीर के लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सके। परिणाम बहुत बढ़िया निकले। जॉर्डन ने अपनी टीम को 1996 और 1997 के चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी ले गए। माइकल जॉर्डन की दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि किसी तरह प्रतिबद्ध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रतिबद्धता सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निकाल स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर यही योजना बनाई जाए तो नीचे शुरुआत करने को किस तरह रोका जा सकता है। जिस महिला ने अपने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर में लोगों से यह आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे। ये सभी लोग उसका सहयोग थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरियों के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी, जिसके द्वारा वह उन लोगों को उन्हीं की सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी जिन्हें वे पहले कम दामों में बेच रहे थे। वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसलिए वह इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को उस अतिरिक्त धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपने व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकते हैं। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वह गण जो विशिष्ट ज्ञान को विचारों से जोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करता है। अगर आप में कल्पना है तो यह अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है,
यानी किसी भी चौराहे पर या गली में। सोचिए और अमीर बनिए। चैप्टर 6, कल्पना, इमेजिनेशन। मन की कार्यशाला, दौलतमंद बनने की ओर 5वां कदम, बाय इवॉल्व। कल्पना वास्तविकता में वह कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार, रूप और कार्यरूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामलों में पक्षियों को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका यह विश्लेषण कर लिया है तथा कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्वों की मदद से बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पना शक्ति के विकास और प्रयोग को लेकर है। वह अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अब भी पहुंच नहीं पाया है। उसने तो सिर्फ यह खोज की है कि उसके पास कल्पना शक्ति है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कल्पना के 2 रूप। कल्पना 2 तरीके से काम करती है। एक तरीका है संश्लिष्ट कल्पना यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा है रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों एवं योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ रचा नहीं जा सकता, बल्कि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर सिंथेटिक इमेजिनेशन द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो वह क्रिएटिव इमेजिनेशन का सहारा लेता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधे संपर्क करता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा अभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अंतर्मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब तार्किक मन बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर तार्किक मन प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जा सकता है यह उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियाँ प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बाण बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। यह धुंधली और क्षणिक है। यह अमूर्त और अव्यवहारिक है तथा इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक रूप में नहीं बदल दिया जाता। चूंकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। यह शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि यह संभव है कि प्रयोग के अभाव में यह सोई हुई हो। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमूर्त संवेग को धन के मूर्त यथार्थ में रूपांतरण के लिए आपको योजना बनानी होगी। यह योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक इमेजिनेशन के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। संपूर्ण पुस्तक को पढ़ लीजिए और फिर इस अध्याय पर आएं और तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम पर लगा दें, जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगे उनका पालन करें, और अगर आपने पहले से ही ऐसा न किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, धीमी गति से
और जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा के वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं, उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचार को इसके भौतिक रूप में बदल पाएंगे। धरती जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, और वह वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धरती आपके शरीर की कई बिलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की थी, जिसमें वह शरीर और मन भी शामिल है जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप उन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। लेखक की यह आशा है कि अगर इन सिद्धांतों को बार बार दोहराया जाए और इनका हर संभव कोण से वर्णन किया जाए तो शायद आपके सामने वह रहस्य प्रकट हो जाए जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जाती है। यह अजीब और विरोधाभासी लगता है कि यह रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इसी धरती पर इसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आंखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इस रहस्य को उजागर करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप जितना समझ सकें उसे ग्रहण कर लें। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से यह अधिक स्पष्ट हो गई हैं और तब आपको संपूर्ण स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में ना रुकें, ना ही झिझकें, जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा ना पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। काफी साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बात करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वह अपनी बग्घी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल निकाला और उसने इन चीज़ों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टरों को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। यह जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली से कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल तथा कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। तथप्य की कहानी, जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया है और आज भी यह दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमाकर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
पुरानी केतली आज दुनिया में शंकर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की यह पुरानी केतली बोल सके तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस, जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहां से ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाला सामान पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप यह याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का यह साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैलेंडर ने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमयी तत्व मिलाया था वह था कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं, उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाएं तो मैं क्या करूंगा? यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यह मुझे प्रिय शिष्यविद और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंसालस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुंसालस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वह कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख डॉलर की जरूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंता रहता था, परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहां भी जाता था यह विचार उसके साथ साथ जाता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंसालस यह बात समझते थे जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं, कि लक्ष्य की निश्चितता ही वह शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं, उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनके पास 10 लाख डॉलर कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता है कि वे हार मान लेते और यह कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है परंतु मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गुंसालेस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूँ। शनिवार की एक दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा।
लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं यह धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वाले को बुलाया और कहा कि मैं अगली सुबह व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर्मन ने मुझे मेरी ज़रूरत का सारा सम्मान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10 लाख से क्या कर सकता था। मैंने वह योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ, जहाँ युवा लोग व्यवहारिक चीज़ें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त किया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10 लाख हों। यह सिद्ध करने के लिए आप में और आपके प्रवचन में मुझे विश्वास है। मैं आपको $10 लाख दे सकता हूँ अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुंसालस मिस्टर आर्मर के ऑफिस पहुंचे और उसे $10 लाख मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा, जिसे युवा गुंसालस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वह अपने मन में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही उसे यह धनराशि मिल गई। $10 लाख के बारे में युवा गुंसालस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे, पर उस यादगार शनिवार को जब वह अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में यह धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुंसालस को $10 लाख दिए, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि यह पहले उस युवा धर्मोपदेशक के नाम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। यह सोचें कि आशा कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैग के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप में आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है।
इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन का जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। एवरेज सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे एवरेज सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दें, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह शीर्षक था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि यह बहुत आसान लगता है, परंतु यह विचार ही तो है, यह कल्पना थी। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वह स्मार्ट होता है तो उसे वह कीमत मिल जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वह सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें एवं दूसरों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते रहते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठा जाए। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही यह अवसर मेरी पूंजी बन पाया। यह ब्रेक था कि मैं एंड्रयू कार्नेगी से खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। वह बीज यह था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित करूं। इन 25 सालों में हुए शोध में जो खोज हुई है उनसे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। यह एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेगी से मिला था, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है? यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराशा, लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रही। यह एक प्रबल इच्छा थी, एक दीवानापन था। जब मेरे मन में यह विचार कार्नेगी ने बोया तो उसे जिंदा बने रहने के लिए मैंने उसे मनाया, इसकी देखभाल की और इसे आकर्षित किया। धीरे धीरे यह विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मार्गदर्शन दिया। विचार ऐसे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, परंतु उनमें उस भौतिक मन से अधिक शक्ति होती है जिससे वे उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है, और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जब उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है। एंड्रयू कार्नेगी की तरह साउथवेस्ट एयरलाइन के फाउंडर में से एक हर्ब क्लेहर विचारों को बेचने वाला के एक बेहतरीन उदाहरण हैं। उस वक्त वह सेंट एंटोनियो, टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलर किंग ने अपनी नई एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए उनसे मदद मांगी। रोलर किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वे एक बिना प्रॉफिट वाली एक हवाई चार्टर सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों में चलती थी। उस समय अमेरिका में जो लोग हवाई यात्रा करते थे वे व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई यात्रा करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं प्राप्त होती थी। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा के दाम बहुत अधिक थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में एक एयरलाइन की शुरुआत करने की सख्त ज़रूरत है। किंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी यह छोटी एयरलाइन इस कार्य को ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे एक नई एयरलाइंस की ज़रूरत है। उसने ढंग से इन सब का अध्ययन किया और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिए और अपने वकील हर्ब क्लेहर के पास एयर साउथवेस्ट के लिए ज़रूरी कागजी काम कराने के लिए पहुंचा। एयर साउथवेस्ट, जिसका बाद में नामकरण साउथवेस्ट एयरलाइंस हुआ। पहले तो क्लेहर उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया।
20 फरवरी 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथवेस्ट की पिटीशन को मंजूरी दे दी। तथापि 21 फरवरी को प्रतिस्पर्धी एयरलाइन ब्रेनिफ ट्रांस टेक्सास एंड कॉन्टिनेंटल ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। क्लेयर का एयरलाइन के लिए उत्साह ही था, जिसके द्वारा उसने अपने वकालत कौशल से उस मुकदमे में जीत हासिल की। विरोध इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को कोई नई कंपनी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए साउथवेस्ट को 3.5 साल का इंतज़ार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तब जाकर वे विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी आज्ञा ले पाए। अलबत्ता उन्होंने अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं थी। कंपनी को पहले वर्ष $37 लाख का नुकसान हुआ और यह नुकसान अगले वर्ष और उसके बाद अगले 6 माह तक जारी रहा। साउथवेस्ट दाम रखना चाहता था और अपने मूल गोल के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक नव परिवर्तन पीक और ऑफ पीक एयरलाइन के दाम रखना भी था और उसका 10 मिनट टर्न अराउंड था। एयरलाइन के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता, यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते तथा एयरलाइन मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देती। इस कार्य में पहले घंटों लगा करते थे। इस 10 मिनट टर्न अराउंड ने 3 प्लेन की इस एयरलाइन को व्यस्त रखने और अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद किया। अपना बहुत कम बजट होने के कारण वे इसका प्रचार सामान्य मीडिया के माध्यमों से नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी हटके इमेज बनाई, ग्राहक उनका भगवान है। उन्होंने इस सूक्ति पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह ग्राहकों को प्यार और देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ क्लेयर ने उस कष्टप्रद समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीटिंग व्यवस्था की शुरुआत की। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिए जाते थे। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण क्लेयर और उनकी टीम ने एक निष्ठावान फॉलोइंग बना ली थी तथा उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज बन गई थी। साउथवेस्ट धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां चढ़ने लगा था। 1978 तक यह देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली एयरलाइंस बन गई थी। 2000 की शुरुआत में जब कई एयरलाइंस बेहद नुकसान से गुजरी, कुछ तो दिवालिया हो गई और कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया, साउथवेस्ट न सिर्फ बचा रहा बल्कि अपने व्यवसाय में तरक्की भी की। हर्ब क्लेयर सफलता के कुछ इच्छुक व्यक्तियों को सलाह देते हैं, अपने विचारों पर डटे रहिए। इसके बावजूद कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विरोध की वजह से ताकि साउथवेस्ट को इस व्यवसाय में उतरने से रोका जा सके, उन्होंने अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और केस लड़ा। हमेशा ग्राहक के बारे में सोचिए, वे क्या चाहते हैं और उन्हें वही दीजिए। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मक कदम उठाकर उभरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, दौलतमंद बनने की ओर 6वां कदम, बाय इवॉल्व। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त रूप से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। पहला, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। तीसरा, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो
और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिलें, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजना पूरी तरह से ना बना लें। चौथा, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वह योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर या पूरी तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम ना करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर यह नई योजना भी काम ना करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाएं तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना ना मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यावहारिक और अमल में लाने योग्य ना हों। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वह विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सकें। आपकी योजना जितनी दमदार होगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान ना छोड़ दे, यानी जब तक कि वह हिम्मत ना हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजना बनाई और आर्थिक विजय की एक और लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अस्थायी पराजयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं हैं। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर पाल बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगौड़े हैं। भगौड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध लें और एक ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना।
बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विधिवत वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वह व्यावहारिक होगी और जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद हो सके। खासकर उन लोगों के लिए यह अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई है। जिसके पास जायदाद ना हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायी के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बनना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन सकता है जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है न ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितनी आशा रखता है उसे स्वेच्छा से उससे ज़्यादा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक ना मिलें। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नवां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों को पूरी करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं, समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ काम करना।
दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक देर नहीं टिक सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसेलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहता है। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के यह 11 तत्व शामिल होंगे, जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडरशिप की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करे, जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करने और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरे से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा, एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सबेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीज़ों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है, उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठा, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सातवां, असंयम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। आठवां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नवां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर।
प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे का महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए कुछ और नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यह गलतियां ना करें, तो इस सूची का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें नई लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के सकेतर में नए नेता की काफ़ी मांग है, एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधे में नए लीडर्स की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्थ सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकता की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवां, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के सकेतर में खास तौर पर सही नहीं है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस तरह के नए तरीके खोजने होंगे कि वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसने सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हों और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ से हस्ताक्षर किए जाएं। पद के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्तियों के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव्स कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते। पांचवा, स्वयं आवेदन देना।
कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव ना हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो, उसे यह भी करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। पहला, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों की विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह अनिश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है, जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छायाप्रतियां लगा दें। ए, पूर्व नियोक्ता। बी, वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। सी, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना ना भूलें कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन ना करें, इससे यह समझा जाएगा कि आप में विशेषज्ञ की योग्यता का अभाव है। पांचवा, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छठा, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो ज़रूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि आपको उस पद पर कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। ए, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। बी, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर देने के बाद नियुक्ति देगा। सातवां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लीजिए। एक बार ध्यान से व्याकरण देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोग लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाएं ताकि यह दूसरों को अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरह से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है, तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है,
और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम स्पष्ट गुण होते हैं वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज़ है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफिशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इसीलिए वह पद पाने के लिए जो आप चाहते हैं आपको इन पॉइंट्स का अनुसरण करना चाहिए। पहला, यह तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वह नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास और विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवा, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहाँ पर कोई भी संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकें, चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वह सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने ज़माने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफ़ी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केटिंग, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना, सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी।
सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उस काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसकी काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण कितना महत्वपूर्ण है यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतरते थे बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना देता है तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। आप सिर्फ लीजिए के दिन गुजर गए हैं, आप दीजिए के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 16 से गुना कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में ज़रूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही इस पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। असफलता के 30 मुख्य कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज़्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पहला, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाएं कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे।
मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का मुख्य कारण था। तीसरा, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। पांचवा, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। 6. बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य हैं: पहला, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन। दूसरा, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। तीसरा, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। चौथा, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। पांचवा, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। नंबर 7, बचपन में माहौल के बुरे अभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाएगा उसी तरह से पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। 8वां, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नंबर 9, लगन का अभाव। हमें से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर करता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। नंबर 11, कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में से सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूँकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआवन खेलकर पैसे बनाने की कोशिश की। नंबर 13, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल देते हैं और पल भर में बदल देते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वहीं मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें,
इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। नंबर 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना पड़ेगा। नंबर 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। नंबर 16, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके होते हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। नंबर 17, बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुसरण करने लायक हो। नंबर 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन और दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। नंबर 19, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सकें। नंबर 20, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। नंबर 21, फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्चने वाला आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी आय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। नंबर 22, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 23, असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित हैं। नंबर 24, असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। नंबर 25, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। नंबर 26, दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है न ही वे उसके योग्य हैं। ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। नंबर 27, जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थान की हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। नंबर 28, घमंड और अहंकार। यह लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। यह सफलता के लिए घातक हैं। नंबर 29,
सोचने के बजाय अनुमान लगाना कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाज के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। नंबर 30, पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित ना हो जाए। नंबर 31, इन सब में से आप असफलता के उन विशिष्ट कारणों को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं हैं। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकें जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण कर सके। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से हों। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर बल बना सकें या उन्हें पूरी तरह से दूर कर सकें। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विसेज बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम एक सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक हो। पैसा चाहना बात अलग है, हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं। आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं, 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सकें। यह सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएंगे। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछें और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद लें जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। नंबर 1, क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। नंबर 2, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है? क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ? नंबर 4, क्या मेरे भाव हमेशा तालमेल और सहयोग के रहे हैं? नंबर 5, क्या मैंने टालमटोल की आदत को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? नंबर 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है,
और अगर हाँ तो किन तरीकों से? नंबर 7, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? नंबर 8, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? नंबर 9, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है? नंबर 10, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? नंबर 11, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद? तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? नंबर 12, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? नंबर 13, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूँ? नंबर 14, मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? नंबर 15, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? नंबर 16, क्या मैंने किसी भी रूप में खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? नंबर 17, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हों? नंबर 18, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित हैं? नंबर 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ? नंबर 20, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? नंबर 21, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊँ? नंबर 22, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिसे मेरी अंतरात्मा कटोचती हो? नंबर 23, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है? नंबर 24, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है और यदि है तो किस तरह? नंबर 25, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विसेज को खरीद दूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? नंबर 26, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 27, क्या मेरी सर्विस का खरीदार मेरे द्वारा की गई सर्विस से संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 28, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सकें। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को ज़रूरत होती है जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए अमीर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू कर ही रहे हैं, उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सकें। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सकें और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के भी काम आएगी जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दें। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिलते हैं? जब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है, स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहाँ से मिल सकते हैं? आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखिए कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है।
हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति में स्वतंत्रता है, बिजनेस प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वह वहाँ का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ऑल्दो इंडिया में भी सेम ही है। आइए अब हम उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध हैं। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला, भोजन। चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। दूसरा, आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर में सेका गया है जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे एक प्लग पर तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है जो टेलीविज़न का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। नंबर 3, वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध हैं जो उसे कम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम ना करे। वह चमत्कार जिसने ये वरदान दिए। जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर स्वराज नेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है क्योंकि मैं जानता हूं और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता के इस रहस्यमयी हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है।
अगर पूंजी की सहायता ना हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक ना हो, आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी, तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा, या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आप बिना शक्कर के वापस लौटें। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने तामझाम की ज़रूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेन्यू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की ज़रूरत होती है, जिन सभी के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नज़दीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी पडियाल चलाकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र ना हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाज़ों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले यह ज़रूरी है कि ज़मीन से कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए डिलीवरी के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज़ और रेलगाड़ी धरती से अपने आप ही नहीं उगाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं, और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। ये लोग देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सॉप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। यह वही हैं जिन्हें क्रांतिकारी, रेक्टियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। वो है उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। मैंने 2 चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। पहला, इसलिए ताकि जो अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। दूसरा, इसीलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीला कोबरा हो। यह एक पूंजीवादी देश है, यह पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है, और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जान लें कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध ना कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप यह सोचते हैं कि आपके पास धन का अंबार बिना काम किए लग जाएगा, तो ऐसा गलत है। जहाँ तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना।
ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सकें या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाएं बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत ही नहीं है बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर लें और याद रखें कि यह बहुत राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। यह हर मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीज़ों का जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकता की वस्तुओं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ हैं। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी हैं उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने से आएं, वह चुनें जो आप चाहते हैं। अपनी योजनाएं बनाएं, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहाँ कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त दे सकें। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई तो हो सकता है जो इस नियम का पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं। किसी भी नियम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नज़रअंदाज ना करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें साल की कड़ी मेहनत लगी है। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 8, डिसीजन, निर्णय, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल पर विजय हासिल करना, दौलतमंद बनने की ओर 7वां कदम, बाय इवॉल्व। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टालमटोल की आदत, जो निर्णय करने के विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब यह पुस्तक पढ़ना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने को तैयार होंगे तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के पार निकल गए हैं, यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल देता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना।
यह गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था कि इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई थी। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को कराने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू यह है कि फोर्ड के दृढ़ निर्णय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने, इसके पहले कि मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु यह गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी से बदलने से फिर भी बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरे के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। यह हर एक के पास उपलब्ध होती है, जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है जो उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दें। ऐसे आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद ब खुद के निर्णयों पर पहुँचें और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बनें। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न लें। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह का अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरे के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। यह भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपना मुंह खोलते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। इस तथ्य को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जूझते हैं, वह भी आप ही की तरह पैसे कमाने के अवसर तलाश रहा है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बातें करेंगे, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्खतावश बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपने कान एवं आंख खुले रखें। इस सलाह का पालन करने की याद दिलाने के लिए यह उपयोगी होगा। यदि आप नीचे दिए गए सूत्र वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर रोज देख सकें, जो कि है, इससे पहले कि आप दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे करके दिखा दें। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर ये सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे, जो यह इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को उस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि यह निर्णय लेने में कितने साहस की ज़रूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि यह हमें पढ़ाया जाता है। हमें तारीखें याद हैं, लड़ने वाले योद्धाओं के नाम याद हैं, हमें वैली फोर्ज और यॉर्क टाउन याद है, परंतु हमें इन नामों, तिथियों और स्थानों के पीछे उन वास्तविक शक्तियों के बारे में बहुत कम पता है जिसने हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। और यह यॉर्क टाउन में वाशिंगटन की सेनाओं के पहुंचने से काफ़ी पहले ही हो गया था। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के लेखकों ने पूरी तरह से उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसने इस देश को जन्म दिया, इसे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के नए मानक स्थापित किए। मैं इसे ट्रेजेडी मानता हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और बाड़ों को पार करने में करता है और जीवन को मांगी गई कीमत चुकाने को विवश करता है। हम सनखसी में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बोस्टन में 5 मार्च 1770 की घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। औपनिवेशक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हैं। वे हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए। उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभिव्यक्त करना शुरू किया
और गश्त लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, जब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया, संगीने तान लो, हमला बोल दो। युद्ध शुरू हो गया। इसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशक लोग थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैंकॉक और सैमुअल एंडस थे। वे साहस के साथ बोले और उन्होंने यह घोषणा की कि बॉस्टन के सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। याद रखिए, इन 2 लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ उसे उस स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है जिसका आज सभी मरीची नागरिक उपभोग कर रहे हैं। यह भी याद रखें कि इन 2 लोगों को यह निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी, क्योंकि यह एक खतरनाक फैसला था। सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एंडस को नियुक्त किया गया कि वह प्रांत हचिनसन से मिलने जाएं और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां बॉस्टन से हट गई। परंतु यह अध्याय यही नहीं समाप्त हुआ। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व इसलिए बने क्योंकि उनमें और सैमुअल एंडस में अक्सर पत्राचार होता रहता था, जिसमें वे अपने प्रांत के लोगों के कल्याण के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत में एंडस के मन में यह विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्रों के आपसी आदान प्रदान से उनके प्रयासों में समरूपता आ जाएगी, जो समस्याओं को सुलझाने के संबंध में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मार्च 1772 में बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एंडस ने इस विचार को सभा के सामने एक मोशन के रूप में रखा कि कॉलोनी में कुछ संवाददाता नियुक्त किए जाएं, जिसका लक्ष्य हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनी की बेहतरी के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। यह उस संगठन की शुरुआत थी जिसकी वजह से आज हर अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र है। इसमें एंडस, ली और हैंकॉक थे। कमिटी ऑफ कोरस्पॉन्डेंस को बनाया गया। बॉस्टन के दंगे की तरह के घटनाओं के द्वारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें तब तक लोगों के किसी भी समूह ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक निश्चित निर्णय में नहीं लगाई ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ धन तथा संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ धन तथा संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। सिंहासन ने गेज को हंचिसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल एंडस के पास संदेश भेजना, और उसका उद्देश्य यह था कि डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से समझाने के लिए कर्नल फैंटन, वह संदेशवाहक जिसे गेज ने भेजा था, और एंडरसन के बीच की चर्चा को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। कर्नल फैंटन: मिस्टर एडम्स, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकृत किया है ताकि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि गवर्नर को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे आपको ऐसे लाभ प्रदान कर सके जिनसे आप संतुष्ट हो जाएं। रिश्वत देने का वादा करके एंडस को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, और यह कि आप सरकार के फैसलों का विरोध करना बंद कर दें। गवर्नर की आपको यही सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी अप्रसन्न ना करें। आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपको हेनरी अष्टम के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है, और इसका फैसला किसी प्रांत का गवर्नर करता है। परंतु अगर आप अपनी राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं तो इससे न सिर्फ आपको बहुत से व्यक्तिगत लाभ होंगे, बल्कि आपकी सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। सैमुअल एडम्स को 2 निर्णयों में से एक चुनना था। या तो वह अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले सकता था, या फिर वह विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम ले सकता था। स्पष्ट रूप से वह समय आ चुका था जब एडम्स तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। एडम्स ने कर्नल फैंटन से यह वादा लिया कि कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाएंगे। एडम्स का जवाब: आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफ़ी पहले सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल एडम्स ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी उत्तेजित जनता की भावनाओं का वे अपमान ना करें।
जब गवर्नर गेस को एडम्स का यह तीखा जवाब मिला तो वह गुस्से से भर गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। मैं यहाँ गवर्नर होने के नाते उन सभी व्यक्तियों को क्षमादान देने का प्रस्ताव रखता हूँ और उसका वादा करता हूँ जो तत्काल अपने हथियार डाल देंगे और शांतिप्रिय जनता के कर्तव्यों पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुअल्स एडम्स और जॉन हैंकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतने देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उनके प्रति दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एडम्स और हैंकॉक अब बुरी तरह से फंस चुके थे। क्रुद्ध गवर्नर ने इन दोनों व्यक्तियों को एक और निर्णय लेने पर विवश कर दिया था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमयी मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एडम्स ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी कि यह अनिवार्य है कि कॉलोनिस्ट्स की कांग्रेस गठित करें और कोई व्यक्ति तब तक कमर ना छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी निर्णय पर ना पहुंच जाएं। बहुत रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह के क्रांतिकारी कदम के संभावित परिणामों को तोला, कुछ ने गवर्नर की अवहेलना करते हुए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की समझदारी पर गंभीर शंका व्यक्त की। उस कमरे में 2 लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वे लोग असफलता की संभावना के प्रति अंधे थे, हैंकॉक और एडम्स। उनके मन के प्रभाव से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहली कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1174 को आयोजित की जाए। नई कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर था। यह व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरेल, जिसके लॉर्ड डेनमार्क, जो कि वर्जीनिया में सरकार के प्रतिनिधि थे, से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैंकॉक और एडम्स के अपने गवर्नर से थे। उनके प्रसिद्ध अधिकारों की संक्षेपिका के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दे दी गई कि उन पर सम्राट के विरोध में विद्रोह करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी दिल की बात को जिस वाक्य से समाप्त किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। अगर यह देशद्रोह है तो फिर आपको जितने आरोप लगाने हैं लगा लें। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास ना तो शक्ति थी, ना ही सत्ता, ना ही सैनिक बल और ना ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी लिए उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड कॉलोनियां स्वतंत्र और आज़ाद राज्य हैं, जिसका उन्हें अधिकार है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी दास्तां के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। ली के सनसनीखेज प्रस्ताव पर बहस गर्म हुई और यह इतनी लंबी चली कि उसका धैर्य जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वह फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विचार पर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गंवाया जाए? इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दें, उसे उठ खड़ा होने दें और हमारा यह राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारी हो गई थी। परंतु जाने से पहले उन्होंने इस काम का बेड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक संघर्ष करने का वादा किया जब तक कि सकारात्मक एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैंकॉक ने जेफरसन को स्वाधीनता का घोषणापत्र तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमेटी ने लंबे समय तक उस दस्तावेज को तैयार करने में कठोर मेहनत की, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए जाने का अर्थ यह था कि जो भी आदमी इस पर हस्ताक्षर करेगा वह एक तरह से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध हार जाएं, और युद्ध तो तय था। दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून को उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पड़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और इसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले, जिसे प्रकृति के नियमों और ईश्वर ने प्रदान किया है,
तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वे उन कारणों की घोषणा करें जिनसे वे अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणापत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस निर्णय से एक ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। उन घटनाओं का विश्लेषण करें जिनकी बदौलत स्वाधीनता का घोषणापत्र तैयार हुआ और यह विश्वास करें कि यह राष्ट्र जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनने का निर्णय 56 लोगों के मास्टरमाइंड समूह ने लिया था। इस तथ्य को अच्छी तरह से जान लें कि उनके निर्णय ने वॉशिंगटन की सेनाओं की सफलता को सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि उस निर्णय का भाव हर सैनिक के दिल में था जो युद्ध करने गया। जब इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ होती है तो असफलता आपके पास नहीं फटक सकती। यह भी समझ लें व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से कि जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी, यह वही शक्ति है जिसका प्रयोग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो खुद अपने निर्णय लेता है। यह शक्ति इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों से आती है। स्वाधीनता के घोषणा पत्र में इसे खोजना कठिन नहीं होगा। कम से कम 6 चिन्ह तो आपको मिल ही जाएंगे: इच्छा, निर्णय, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और सुव्यवस्थित योजना। इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले तो इसमें अपने आप को भौतिक रूप में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की कहानी भी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि विचार किस तरह अद्भुत रूप से रूपांतरित होते हैं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश ना करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। आपको केवल प्रकृति के शाश्वत नियम मिलेंगे। यह नियम हर उस आदमी के लिए उपलब्ध हैं जिनमें इनका प्रयोग करने का विश्वास और साहस है। इनका प्रयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आमतौर पर यह उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वह सबसे प्रमुख कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस व्यक्ति को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी आदत बनती जाती है जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अनिर्णय की आदत विद्यार्थियों के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है, अगर वह सचमुच कोई व्यवसाय चुने। आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है, चाहे उसे जो नौकरी मिले। वह मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है। 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। 56 लोगों ने जब स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति किसी पद को हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन में अपनी सेवाओं को वही कैंट वसूल करता है जो वह चाहता है, वह अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को तो दांव पर नहीं लगाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है जो इन चीज़ों की आशा करने, इनकी योजना बनाने और इनकी मांग करने को नज़रअंदाज करता है या इससे इनकार करता है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से दौलत कमा सकता है जो उस तरह से अमीरी की इच्छा करे जिस तरह सैमुअल एडम्स ने कॉलोनियों की स्वतंत्रता की इच्छा की। आधुनिक वक्त के सबसे बढ़िया उदाहरण फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेड स्मिथ हैं, जिन्होंने निर्णय लेने का साहस किया। जब वह येल विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके प्रोफेसर ने बताया कि निकट भविष्य में एयर फ्राइट ही एयरलाइंस का धन कमाने का मुख्य स्रोत होगा। इसके विपरीत स्मिथ ने परीक्षा में बिल्कुल उलट लिखा। उनका मानना था कि यात्री के लिए जो रूट है वह वस्तु ले जाने के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान अधिक होने के साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्राइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब संपूर्ण रूप से एक नया सिस्टम बनाया जाए जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच बना सके और किराया पैकेज के हिसाब से हो, न कि व्यक्तियों के। प्रोफेसर को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्मिथ को बहुत कम अंक दिए।
स्मिथ का सिद्धांत यह था कि सभी फ्लाइट एयरलाइन अधिकांशतः रात में उड़नी चाहिए। जब सभी एयरपोर्ट में इतनी व्यवस्था ना हो तब वे अधिक प्राथमिकता वाले सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की रफ्तार किराए से अधिक ज़रूरी हो। ये सभी सामान एक जगह पर एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने अपना शहर मेफिन्स चुना, जहाँ से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान अलग अलग किए जाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुँचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहरों को सामान भेजने का तंत्र मजबूत करने के बाद ये जहाज संपूर्ण देश और फिर पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने लगेंगे। स्मिथ को यह विश्वास था कि देश के उद्यम पूंजीपति इस अभिनव विचार पर उत्साहित होंगे और इसे पसंद करेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उन पूंजीपतियों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिसके द्वारा उन्होंने $91 मिलियन की पूंजी एकत्र कर ली। उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को यह महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए संभावित खतरा है। सभी एयरलाइंस ने नागरिक वैमानिकी बोर्ड में स्मिथ की ज़रूरी अनुमति न मिलने के लिए भरसक कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहाँ के संविधान में एक कमी नजर आई। जहाज़ पे लोड 75 पाउंड से कम है, उन्हें कैब की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट का निर्माण करवाया। उन्होंने अपना मुख्य ऑफिस मेफिन्स पर रखा और यह सर्विस देश के 75 शहरों के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के विभिन्न भागों से सामान मेफिन्स में पहुंचाता, जहां उन्हें अलग किया जाता और तुरंत फिर से उनके गंतव्य में पहुंचाने के लिए रिसीव किया जाता। स्मिथ ने सभी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अपना टारगेट सेट किया और यह गोल लगभग हर बार पूरा किया। कठिन परिश्रम और इतने प्रयासों के बाद भी कंपनी को पहले 4 वर्षों में भारी नुकसान हुआ। यह नुकसान लाखों डॉलर का था। निवेशकों को इस बात की विशेष चिंता होने लगी थी। नुकसान के बावजूद निवेशकों ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कि उन्हें कंपनी से निकालने के बारे में भी विचार किया। परंतु स्मिथ का विश्वास नहीं डगमगाया। उनका साहस कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई विशेषज्ञों को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले वर्ष फेडरल का राजस्व $75 मिलियन कर दिया, यानी $3.6 मिलियन का मुनाफा। फैक्स की प्रतिस्पर्धा की वजह से चिट्ठियों और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का उपयोग नहीं होता था। इसके सिवाय एक और प्रतिस्पर्धी थी, वह थी पोस्टल सर्विस, जो एक रात्रि और कम मूल्य में चिट्ठियां भेजती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिससे फेडरल वस्तुएं ले जाने के लिए निरंतर सुधार करता रहा। अध्याय 7 सुव्यवस्थित योजना में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है। किस तरह आप अपेक्षित नियोक्ता और मनचाही सर्विस चुन सकते हैं। ये सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होंगे जब तक आप इन योजनाओं को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 9, लगन, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास, दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम, बाय इवॉल्व। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युगम बनाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। हेनरी फ्रॉड को भी क्रूर और निर्मम समझा जाता रहा है। यह गलतफहमी इसीलिए हुई कि वे ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज़्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने के लिए आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की ज़रूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से ना हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो जिसकी तरफ वे आगे बढ़ रहे हों और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं,
हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। आप कितने प्रयास से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि की शुरुआत बिंदु है चाहत। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है। अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है तो इस कमजोरी का इलाज यह है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से इन निर्देशों का पालन करेंगे, उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अभी भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इसी चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अंतर्मन के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बिताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अंतर्मन में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों, आपका अंतर्मन हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत ना बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और इसमें यही नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए प्रयास को सचेत रूप से लागू करने की या विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है जब तक कि आप में वह चेतना उत्पन्न ना हो जाए। पूर्व पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को अपनी पूरी बांह तक लेके जाते हैं, जब तक कि आप उसे उठा ना लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशी तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। आप पाएंगे कि आपकी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति बढ़ाकर प्रयास करते रहें, जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल ना हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही दफ़ा असफल हो जाएं, परंतु वे आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है।
जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं तथा अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वे इसमें पास नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह ज्ञान की हर असफलता अपने साथ ही बराबरी के लाभ का बीज लाती है। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। यह ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के लिए हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हारकर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग यह मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो न लोगों की मदद के लिए आगे आती है, पर जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं उनका साथ देती है। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन ना हो तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगन की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने से लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वे ताकत, धन, भाग्य, प्यार और शोहरत कमा सकें, या फिर जो भी इंसान सफलता के रूप में देखता है वह सब हासिल कर सकें। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा कि एक और व्यक्ति ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया। पर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसके लिए योग्यता के साथ कभी हार ना मानने की आदत होनी चाहिए, तभी हॉलीवुड उस पर पैसों की बारिश करता है। पूरा रहस्य सिर्फ एक शब्द में है, वह है लगन। एक्टर जिसने हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया वह था ब्रूस ली। उसे जाने कब भुला दिया गया होता अगर उसके पास लगन ना होती। ब्रूस ली चीन से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने साथ कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने कुंफू पर महारत हासिल कर ली थी और फिर वे कुंफू के अध्यापक बन गए, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें ऐसा लगता था उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था। एक कुंफू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान हो। वे स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए थे और उस रोल को पाने के लिए उम्मीद जगने लगी थी पर दुर्भाग्यवश वह रोल एक अन्य एक्टर डेविड कार्डाइन को दे दिया गया। निराश ली एक्टिंग छोड़कर फिर से अध्यापक बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे हार न मानने और कार्य के प्रति लगन से समर्पित रहने का सुझाव दिया। जल्द ही यह बात फिल्म इंडस्ट्री के हर तरह के लोगों के बीच फैल गई और ली ने नए रोल के लिए प्रयास करना जारी रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में हुई जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाई। इस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान किया जाता है। यह दुखद था कि उनके इस सफलतम जीवन का अंत मात्र 32 वर्ष की आयु में हो गया, पर उनकी प्रसिद्धि आज भी है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके प्रशंसकों द्वारा ही नहीं याद किया जाता, बल्कि उन लोगों के द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके टीवी शो और फिल्में संपूर्ण विश्व में देखे जाते हैं। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर सटीक बैठती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल चाहत हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है।
तीसरा, आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में है। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हों, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पांचवा, सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छठा, सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावपूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सातवां, इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। आठवां, आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मन दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसी इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी यह बात जानता है। लगन की कमी के लक्षण। लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी सूची बना लें और खास तौर पर यह निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस अनिवार्य गुण की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको शत्रु मिलेंगे जो आपके और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इस कमजोरी के अतार्किक में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। पहला, आप क्या चाहते हैं यह जानना या इसे ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित ना कर पाना। दूसरा, टाल मटोल की आदत। चाहे इसके पीछे कारण हो या ना हो, आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। तीसरा, विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। चौथा, अनिर्णय। परिस्थितियों का सामना करने के बजाय अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के हाथ में दे देने की आदत, इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। पांचवा, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। छठा, आत्मसंतुष्टि। इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है और जिनको यह बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। सातवां, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। आठवां, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। नवां, चाहत की कमजोरी। कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वां, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 11वां, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12वां, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13वां, दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। 14th, अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव। 15th, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आमतौर पर जुए या ऐसी आदतों में झलकती है। 16th, आलोचना का डर। कई लोग सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। यह शत्रु इस सूची में सबसे प्रमुख है क्योंकि यह आमतौर पर अंतर्मन में रहता है जहां इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति दे देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं।
क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद वयस्क शिक्षा हासिल करने के लिए विचार को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। अनगिनत स्त्री, पुरुष, युवा और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को यह अनुमति देते हैं कि वे कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें, और ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का यह मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से ना जिए। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें उन बातों का डर होता है जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या करियर चुनने को भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो यह कह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सुझाव दिया व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा, और यह सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। तुम इसे नहीं कर सकते, यह काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और तुम आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो। तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ लगी थी और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई यह चाहता हो कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं, इससे पहले कि यह मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं, तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरे हर मिनट इसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वे योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। आलोचना से न घबराने वाला एक बेहतरीन उदाहरण फ्रेड स्मिथ है, जिनके ऊपर आलोचना का कोई असर नहीं पड़ा और वे दृढ़ता से अपने सपने को पूरा करने पर लगे रहे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सफलता को पिछले अध्याय में बताया गया है। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं, वे लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वे एक और महत्वपूर्ण तत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। टॉम मोनाघन को ही देख लीजिए, जिन्होंने डोमिनोज पिज़्ज़ा को एक स्टोर से दुनिया भर में कई हजारों होम डिलीवरी आउटलेट में तब्दील कर दिया। यह सब यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए 30 वर्ष का समय लग गया। 1989 में उन्होंने समाज सेवा करने के लिए अपनी सफलतम कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया, परंतु उनका प्लान सफल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज़्ज़ा को खरीदा था वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, जिस कारण लगभग 2.5 वर्षों के बाद मोनेघन को फिर से वापस आना पड़ा। संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत पड़ी। मोनेघन ने यह समर्पण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक उद्यमी के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6000 स्टोर पहुंचाने में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। इन 6000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। एक बार फिर से चेन जब अपनी गति से बढ़ने लगी, मोनेघन ने प्रचार के लिए एक नया डिलीवरी नियम लागू किया। इसने ग्राहकों को उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पिज़्ज़ा पहुंचाने की सुविधा दी। 30 मिनट में पिज़्ज़ा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाले वाहनों की रफ्तार के कारण उन्हें कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। एक महिला जिसे इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा था, उसे मोनेघन को $30 लाख देने पड़े। अंत में एक और महिला को $780 लाख देने पड़े। इसके पश्चात उन्होंने 30 मिनट गारंटी नियम को हटा लिया। इस धन के भारी नुकसान के बावजूद मोनेघन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिक पैसा, अधिक ताकत और अधिक समय लगाया।
और अपनी कंपनी को फिर से गति पकड़ा दी। उनके इस लगन और सकारात्मक सोच ने उनके टीम को प्रोत्साहित किया और यही कारण है कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सफल कंपनी है। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले उनका परीक्षण करें। उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं और उनमें से 98 लोग आपको यह नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति तथा बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता, परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वे अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, अमीरी निश्चित योजनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है, पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। यह 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना लें। यही वे कदम हैं जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम हैं जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। यह पुरस्कार है अपना खुद का टिकट लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? लगन का गुण इंसान के मन में किस तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती हैं? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है? यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी ना था। थॉमस एल्वा एडिसन को ले लें जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है, इसलिए मैं यह बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कर रहा हूँ कि मैंने उन दोनों में ही लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा जिससे यह दूर दूर तक आभास हो कि वह उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वह इस निष्कर्ष में जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता का मुख्य स्रोत दृढ़ता यानी लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक मैन हॉवर्ड सुल्ज हैं। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। सुल्ज को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए एक नौकरी मिली। उनकी उसी समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष पश्चात सुल्ज एक व्यावहारिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफ़ी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफ़ी बार में 1 कप कॉफ़ी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफ़ी बार में मिलते तथा घर वापस होने से पहले कॉफ़ी की चुस्की का आनंद लेते।
यह इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। सुल्ज के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफ़ी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना सुल्ज का जुनून बन गया। वह कॉफ़ी बार की चैन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, परंतु स्टारबक्स कॉफ़ी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे कॉफ़ी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए सुल्ज ने स्टारबक्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफ़ी बार खोला। यह एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला तथा फिर वैंकूवर में खोल लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। सुल्ज को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफ़ी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी यही सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 तक उनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफ़ी बार खोल दिए, जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बात करें और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सकें। उनकी यह सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कप कॉफ़ी पर करने लगे। परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उबरने के पश्चात फिल्म देखने के बाद यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर सुल्ज ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। यह नुकसान जल्द ही लाभ में परिवर्तित होगा। एक बार सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ, सुल्ज ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजल्स, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की ज़रूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नमूना बन चुका है। इसने सुल्ज को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक बल, दौलतमंद बनने की ओर नवा कदम, बाय इवॉल्व। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति ना हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास 2 या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। असीम शक्ति। ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्याय में बताए गए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। संग्रहित अनुभव। इंसान को संग्रहित अनुभव किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध ना हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन 3 मुख्य स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत हैं और अगर वे बहुत विराट हैं तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है: किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक अध्याय में इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाते हुए निर्देश दिए गए थे।
अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान लें कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हैं। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के 2 लक्षण स्पष्ट करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल है जो अपने को उस सहयोग से घेरे रखता है जो उसकी दिल से मदद करने की इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोगपूर्ण संबंध का यह प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना ना हो जिसे तीसरे मन की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण करते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड की विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि इसकी सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मन भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मन अन्य मनों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं और इससे हम महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मन का संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा बिजली की बैटरियों के समूह की तरह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्क द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ की ओर अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है तो इसे गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान के बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन 3 बाधाओं को पार कर लिया था और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया था। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मन का दूसरे मन पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बरबैंक से हुआ, जिनमें से हर एक में महान मन की क्षमता थी। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतें तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बरबैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध द्वारा फोर्ड ने अपने खुद के मना शक्ति में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ ली। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को वॉशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान इस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। शायद अधिकतर लोग जिन्होंने उस विलक्षण छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वह व्यक्ति जिसने बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। वास्तविकता में गांधी जी कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक थी कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वह अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना से एक साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है तो आप सिर्फ 2 लोगों को सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वे असीम शक्ति के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सकें। यह शक्ति के सभी स्रोतों में महानतम स्रोत है। यह वह स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो या ना हो। 2 अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वह ज्ञान हासिल किया जा सकता है, जो शक्ति को हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने विश्वसनीय हैं जितनी कि इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां। आगामी अध्यायों में वे तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा असीम शक्ति से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है पाठक को यह निर्देश देना कि वह धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करें। पढ़ें, सोचें, और जब आप पढ़ें तो उस पर चिंतन करें। जल्द ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। यहाँ आप अकेले अध्यायों का विस्तृत विवरण देख रहे हैं। धर्म शर्मिला और संकोची है। इसे उसी तरह मानना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मज़ेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे विश्वास के साथ मिलाया जाए। इसे लगन के साथ मिलाना चाहिए, एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्यरूप में परिवर्तित करना चाहिए। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने वाला सबसे बेहतरीन उदाहरण इंटेल कॉरपोरेशन के सीईओ एंड्रयू ग्रोव हैं। ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसमें तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और प्रशासकीय कार्य देखने वाले पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात, कोई निजी ऑफिस नहीं थे, ना ही पार्किंग के लिए जगह, और अधिकारियों को कोई विशेष अधिकार भी नहीं थे। कर्मचारी को यह उदार विकल्प दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक उठता है तो वे उसमें पूंजी लगा सकते हैं। यह टीम आपको कैजुअल दिख सकती है, पर ग्रोव की ज़रूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थी। जब 1976 में इंटेल संकट के दौर से गुजर रही थी तो टीम ने खुद की इच्छा से अधिक प्रयास किया, कई घंटों अधिक काम किया और अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए भरसक कोशिश की। ऐसे ही अन्य अवसर में इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे कुछ संचालनों में दिक्कत पड़ने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूहों में काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी को अपने रोल ढंग से पता थे। हर किसी ने अपने अनुभव, ज्ञान और रचनात्मकता के हिसाब से काम किया। टीम मेंबर इस तरह से प्रशिक्षित किए गए थे और इतने प्रेरित थे कि वे अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी संकट का दौर होता, टीम अपने मन से अधिक समय देती।
अधिक ऊर्जा और अधिक दिमाग लगाती जिससे वे समस्या को हरा सके। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे अकूत दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रभावित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा में इसमें प्रवेश करते हैं, यह धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है, जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा की दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का यह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस टैरिफ में हैं जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो यह एक चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। यह आपकी मदद केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे अच्छा या बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह ले लेती है, तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजना के द्वारा आता है। गरीबी को योजना की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और अधिकतर करते भी हैं, परंतु कम लोग अपनी इच्छा को निश्चित योजना और ज्वलंत इच्छा से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पेरोट एक मजबूत मन वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। यह खासियत सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके आसपास के मास्टरमाइंड समूह के लोग भी ठीक वैसे ही थे। उनके पास धन कमाने की एक ज्वलंत इच्छा थी और आखिरकार उन्होंने इसे प्राप्त कर ही लिया। इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम EDS की नाव रखते वे IBM में एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं IBM छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती ना साबित हो जाए, पर इस डर से वे रुके नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उनकी सफलता का राज दृढ़ता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहना था और उस ऊर्जा को अपने टीम के मास्टरमाइंड समूह के लोगों तक पहुंचाना था जो उन्हें सफलता और अमीरी की ओर बढ़ा सकें। पेरोट को यह बात पूर्णतया पता थी कि उनकी प्रतिबद्धता चमत्कार कर सकती है। EDS को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने सही साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। प्रतिस्पर्धा में 2 कंपनियां थी, IBM और EDS। IBM बड़ी अमीर कंपनी थी और उनके पास बहुत बड़ा अनुभवी स्टाफ था, जबकि EDS के पास छोटी और समर्पित टीम थी। पेरोट को याद है, प्रतिस्पर्धा से करीब 30 दिन पहले मैं अपने टीम के पास पहुंचा, जहां मेरी 15 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत ना पाएं, पर यह अनुभव बड़ा जानदार होगा। मैं उन व्यक्तियों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया, और वहां सफलता के 7 मूल मंत्र लिखे जिनसे हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से एक धीरे से आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वह दिन था जब हम प्रतिस्पर्धा के पहले जीत चुके थे। पेरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई नौकरियां निकालनी पड़ी, कर्मचारियों को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें लगता है कि यह सब संतुष्टि का विषय था, जिससे हर किसी को लगने लगा कि यह डील हमारी मेहनत के दम पर हासिल हुई है और हमने अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों को हराया है। यही एक कंपनी को अलग बनाती है। टीम की तरह काम करने से मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करके ही किसी भी बड़े से बड़े विरोधी को हराया जा सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 11, सेक्स रूपांतरण का रहस्य, दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम, बाय इवॉल्व। ट्रांसम्यूटेशन यानी रूपांतरण, इस शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है।
इस विषय में अज्ञान के कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसीलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मन को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहला, मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। तीसरा, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मन की भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में से सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य किसी भी समय में उसके नजदीक तक नहीं भटकती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इससे निष्कर्ष निकाला जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़कर देखा जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक है। ये चाहत नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मन और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से न मोड़ा जाए तो यह विशुद्ध शारीरिक चैनल से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। पहला, महानतम उपलब्धि वाले व्यक्ति उच्च विकसित सेक्स प्रकृति के पाए जाते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। दूसरा, वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, उद्योग, आर्किटेक्चर और अन्य प्रोफेशन में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। वह शोध जिसके द्वारा यह खोज की गई थी 2000 सालों तक की जीवनियों और इतिहास के पन्नों से किया गया। सेक्स के भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ लें और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लेंगे। रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दें और आपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिया है। इसके प्रमाण के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है जिसे बधिया कर दिया गया हो। जब बैल को बधिया किया जाता है तो वह उतना ही पालतू हो जाता है जितनी की गाय। सेक्स ग्रंथि को हटाने का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर से संघर्ष की इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी यही होता है। मन के मुख्य 10 आवेग। मानवीय मन आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मन अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है यह हैं: पहला, सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। दूसरा, प्रेम। तीसरा, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा। चौथा, संगीत। पांचवा, मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के 2 लोगों के बीच हो। छठा, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। सातवां, साथ साथ झेला गया दुख जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। आठवां, आत्म सुझाव।
9वां डर और 10वां मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मन को ऊंचा उठा देती है और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देती है। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, 2 विध्वंसक हैं। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आपका मन प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हो। इस अध्ययन से आप यह देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मन आवेग है। किसी ज्ञानदंभी ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वह व्यक्ति जिसने यह खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहां वह ज्ञान के उन स्रोतों के साथ संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संदर्भ में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं होते। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जो सिर्फ जीनियस को ही उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा ज्ञान है तो वे स्रोत कौन से हैं और उन तक निश्चित रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। प्रतिभा छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होती है। छठी इंद्रिय का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो आमतौर पर ऐसा संयोगवश ही होता है। तुलनात्मक रूप से कम संख्या में ही लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और इसके कार्यों की समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच एक सीधी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्योद्घाटन और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की सभी खोजें कल्पनाशीलता की शक्ति द्वारा ही संभव हैं। जब विचार या अवधारणाएं किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिसे लोकप्रिय भाषा में आभास कहा जाता है, तो वे इनमें से किसी एक या एक से अधिक स्रोतों से आते हैं, जो कि हैं, पहला असीम शक्ति, दूसरा अंतर्मन जहां पांचों इंद्रियों द्वारा मन तक पहुंची सारी छवियों के विचार और संवेग रिकॉर्ड हैं, तीसरा किसी अन्य व्यक्ति के मन से निकला कोई विचार या सतार्किक विचार के माध्यम से प्राप्त विचार या अवधारणा की तस्वीर, चौथा किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्मन स्टोर हाउस से। कोई अन्य ज्ञान स्रोत नहीं है जहां से प्रेरक विचार या आभास प्राप्त किए जा सकें। जब मन के एक्शन को 10 मन आवेगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के कशहित से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वह दूरी, स्कोप और विचारों की वह गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो। जब आप मन के आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप उस स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हों जहां से आपको उस क्षितिज के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। यही नहीं, विचार के इस अधिक उच्च स्तर पर व्यक्ति किसी आवेग के द्वारा बाधा या बंधन महसूस नहीं करता, जो उस समय महसूस होते हैं जब वह 3 मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को हासिल करने की समस्याओं से जूझता है। वह विचार के एक ऐसे संसार में है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार प्रभावी ढंग से हटा दिए गए हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़ और घाटियों और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाएं हट जाती हैं, विचार के इस उच्च स्तर पर मन की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रिय के काम करने के लिए मन साफ हो जाता है। यह उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती हैं जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो एक प्रतिभावान और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, यह उतनी ही अधिक विकसित होती है। वह व्यक्ति के अंतर्मन से बाहर आ रहे तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेगों के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है।
महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत, छोटी आवाज़ पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज़ रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है। जिनमें प्रखर कल्पना शक्ति है वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार इन तथाकथित आभास के द्वारा आते हैं। एक महान वक्ता है जो तब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक वह अपनी आंखें बंद ना करे और रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर ना रहे। जब पूछा गया कि वह अपने भाषण में क्लाइमैक्स पर पहुंचने से ठीक पहले अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूँ जो मेरे भीतर से आते हैं, दिल से आ रहा होता है। अमेरिका के सबसे सफल और सबसे प्रसिद्ध फाइनेंसरों में से एक की आदत थी कि वह निर्णय लेने से पहले 2 या 3 मिनट तक आंखें बंद कर लेता था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता था, तो उसने जवाब दिया, आंखें बंद करने पर मैं अनंत शक्ति के स्रोत से विचार हासिल करने में समर्थ होता हूँ। मेरीलैंड के चेवी चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर अरे गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। यह हर उस व्यक्ति के काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुचि रखता है, जिस श्रेणी में डॉक्टर गेट्स निसंदेह आते हैं। डॉक्टर गेट्स सचमुच महान थे, हालांकि वे दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत सनात कक्ष कहते थे। यह साउथ फंड था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिससे बल्ब जलते और बंद होते थे। जब डॉक्टर एटीएस की इच्छा होती थी कि वे अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद लें, तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे। उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पे वे काम कर रहे थे। वे तब तक इस स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह से उस खोज के अनजान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्तापूर्वक और सिलसिलेवार प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर गेट्स ने व्यक्तियों और कॉरपोरेशंस के लिए विचारों के लिए बैठकर अपनी आजीविका कमाई। अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेशन उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि वे विचारों के लिए बैठें। तार्किक शक्ति अक्सर गड़बड़ होती है क्योंकि यह काफ़ी हद तक विचार से संचित अनुभव से निर्देशित होती है। अनुभव के द्वारा ज्ञात सारा ज्ञान सही नहीं होता। रचनात्मक शक्ति के द्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्रोतों से आते हैं जो मन की तार्किक शक्ति के उपलब्ध स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिभावान और साधारण क्रैंक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रतिभावान अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक आविष्कारक संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक आविष्कारक कोई खोज शुरू करता है तो वह तार्किक शक्ति द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ज्ञात विचारों या सिद्धांतों को इकट्ठा और संगठित कर लेता है। अगर उसे लगता है कि यह संचित ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेता है तो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसके लिए उपलब्ध है। वह तरीका जिसके द्वारा वह ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है, परंतु यह उसकी तकनीक का सार है। पहला, वह अपने मन को प्रेरित करता है ताकि सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर पर काम करे, और इसके लिए वह 10 मन आवेगों में से एक या इससे अधिक का या अपनी पसंद के किसी अन्य आवेग का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, वह अपने आविष्कार के सभी ज्ञात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। वह इस तस्वीर को अपने मन में रखता है जब तक कि यह अंतर्मन द्वारा पकड़ न ली जाए, और फिर वह अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर लेता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौंध जाएं। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। और फिर वह अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर देता है।
और इंतज़ार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौंध जाए। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की तार्किक शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। काफ़ी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का अस्तित्व है। यह प्रमाण उन लोगों के सटीक विश्लेषण से उपलब्ध है जो विभिन्न क्षेत्रों में लीडर बनते हैं, हालांकि उन्हें अधिक शिक्षा का लाभ नहीं मिला। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण हैं जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग के द्वारा महानता हासिल की। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम के आवेग के परिणाम स्वरूप खोजा, जिसका अनुभव उन्हें इन रूटलेज से मिलने के बाद हुआ। प्रतिभा के स्रोत के अध्ययन के संबंध में यह सर्वाधिक महत्व का वक्तव्य है। उन महान लीडरों के रिकॉर्ड से इतिहास के पैन भरे हुए जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिली थी तो वे अपराजयी थे। जब उनकी तार्किक शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दे तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलन उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे, परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन वह पहला आदमी नहीं था जिसने यह खोजा कि सही स्रोत से आने वाले सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मन आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों के विचार को अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। सेक्स ऊर्जा हर प्रतिभावान की रचनात्मक ऊर्जा है। न तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, न कभी होगा जिसमें सेक्स की प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन वक्तव्यों का यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी प्रतिभावान होता है। इंसान प्रतिभा के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मन को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। वे आवेग जो प्रेरणा देते हैं उनमें सबसे प्रमुख है सेक्स ऊर्जा। इस ऊर्जा की सिर्फ उपस्थिति ही प्रतिभावान होने के लिए काफी नहीं है। इस ऊर्जा को शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है और तभी यह व्यक्ति के प्रतिभा स्तर को उठा सकती है। प्रबल काम इच्छा के कारण प्रतिभावान बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवरों के स्तर पर ले जाते हैं। 40 वर्ष से पहले लोग क्यों कम सफल होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के ना हो जाएं। यह तथ्य तब आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि मैं इसके कारणों के अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी हैं जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर हैं। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं जिसे बेहतर मार्गों में प्रयुक्त किया जा सकता था। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भाव में सबसे प्रबल और सशक्त है
तथा इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है एवं इसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण कम नहीं हैं जिन्होंने कृत्रिम प्रेरकों जैसे मदिरा या मादक द्रव्यों के प्रयोग द्वारा परिणाम हासिल किए। एडगर एलन पॉल ने द रेवन शराब के नशे में लिखी, ऐसे सपने देखते हुए लिखी जो किसी इंसान ने इससे पहले देखने का साहस भी नहीं किया था। जेम्स वाइटकॉम राइले ने अपने सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किए। शायद इसीलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है। नदी के ऊपर मिल और धारा के ऊपर कोहरा। रॉबर्ट बर्न्स ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन लिखा। परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मन को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे तथा दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं जो न जाने कहां से आते हैं। प्रकृति के ऐसे प्रेरकों का कोई संतोषजनक विकल्प मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक अभूत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिससे उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में आम होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शासित है और सभ्यता का भाग्य भी इसी से स्थापित होता है। लोग अपने कार्यों में तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितने कि भावनाओं से होते हैं। मन की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होती है, न कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मन प्रेरक आवेग भी हैं जिनमें से कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मन प्रेरक आवेग वह प्रभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी या स्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। जिन 10 प्रमुख प्रेरकों का वर्णन किया गया है वे सबके आम प्रेरक हैं, जिन स्रोतों के द्वारा इंसान असीम शक्ति के संपर्क कर सकता है या अपनी इच्छा से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन के स्टोर हाउस में प्रवेश कर सकता है। यह प्रतिभावान का तरीका होता है। एक अध्यापक ने 30,000 से अधिक सेल्समैनों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित किया। उन्होंने यह आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्स्ड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तित्व के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीयता कहा जाता है वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्स्ड लोगों में हमेशा चुंबकीयता प्रचुर मात्रा में होती है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंधों में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यह ऊर्जा दूसरों के साथ निम्न माध्यमों से संप्रेषित की जा सकती है। पहला, हाथ मिलाना। हाथ का स्पर्श तत्काल चुंबकीयता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बता देता है। दूसरा, आवाज़ की टोन। चुंबकीयता या सेक्स ऊर्जा वह तत्व है जिससे आवाज़ रंगीन या संगीतमयी या आकर्षक बनती है। तीसरा, पोस्चर और शरीर की स्थिति। हाईली सेक्स्ड लोग तेजी से एवं शालीनता और सहजता से चलते हैं। चौथा, विचार कंपन। हाईली सेक्स्ड लोग सेक्स के भाव को अपने विचारों में मिश्रित कर लेते हैं या ऐसा अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और इस तरह से वे अपने चारों तरफ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा, शरीर की सजावट। जो लोग हाईली सेक्स्ड होते हैं वे अपने व्यक्तिगत छवि के बारे में आमतौर पर बहुत सजग रहते हैं। वे आमतौर पर उस स्टाइल के कपड़े चुनते हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व, शरीर और रंग आकर्षक बने। सेल्समैनों को काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह है व्यक्तिगत चुंबकीयता, जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे, और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो। जिस सार्वजनिक व्यक्ति, वकील या सेल्समैन में सेक्स की ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाता है। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है, और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टर सेल्समैन सेलिंग में महारत इसलिए हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्तव्य में सेक्स रूपांतरण के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है।
जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए और इस कार्य को उतने ही उत्साह और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके मौलिक लक्ष्य में लगाता, उस सेल्समैन ने सेक्स रूपांतरण की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या न जानता हो। बहुसंख्यक सेल्समैन जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, वे बिना यह जाने ऐसा करते हैं। उसे यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और आम आदमी इस उद्देश्य के लिए इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है, वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से कहीं अधिक मिलते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को पूरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मजाक उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वाले लोगों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली सेक्सुअल प्रकृति का वरदान मिला है, हाँ, इसे वरदान ही कहेंगे, उन्हें आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जिन पर नज़र रखी जानी चाहिए। उन्हें वरदान मिलने के बजाय आमतौर पर ऐसा माना जाता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला हो। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इसी भावना के शिकार हैं, क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्स्ड नेचर एक अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में इन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्मुक्त सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है, उस हद तक कि शरीर और मन दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय यह इन्हें नीचे गिराती है। लेखक को यह महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलब्धियों के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। कई उदाहरणों में यह महिला एक संकोची, खुद को नकारने वाली पत्नी थी जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ उदाहरणों में प्रेरणा का स्रोत दूसरी औरत में पाया गया। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब या मादक द्रव्यों के द्वारा अधिकता में प्रेरक आवेग असंयम का विध्वंसक रूप है। हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि सेक्स की अभिव्यक्ति में अति संलग्नता एक ऐसी आदत बन जाती है जो रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशक और घातक होती है जितनी कि शराब। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया के कई मामले सेक्स के सच्चे कार्य के अज्ञान के कारण विकसित आदतों से उत्पन्न होते हैं। यह देखा जा सकता है कि सेक्स रूपांतरण के विषय में अज्ञान अज्ञानी व्यक्ति पर एक तरफ तो बहुत अधिक पेनल्टी थोप देता है और दूसरी तरफ उसे उतने अधिक लाभों से वंचित रखता है। सेक्स के विषय में चारों तरफ फैला अज्ञान इस तथ्य के कारण है कि यह विषय रहस्य और अंधकारमयी मौन में लिप्त हुआ है। रहस्य और मैं के षड्यंत्र के द्वारा लोगों पर वही प्रभाव होता है जितना कि निषेध के मनोविज्ञान का। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वे इस विषय के बारे में अधिक ज्ञान हासिल कर लें। डॉक्टरों के लिए यह शर्म की बात है कि इस विषय में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों को युवाओं को इस विषय में शिक्षित करना चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उच्च रचनात्मक प्रयास में 40 साल की उम्र से पहले दाखिल हो। औसत व्यक्ति की महानतम रचनात्मक क्षमता की उम्र 40 और 60 के बीच होती है। यह वक्तव्य हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 साल से पहले सफल नहीं हो पाए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं, यानी जो 40 साल के बिंदु के आसपास हैं। 40 और 50 साल के बीच के वर्ष आमतौर पर सबसे लाभदायक होते हैं। इंसान को इस उम्र पर आते समय डर से कांपना नहीं चाहिए, बल्कि आशा और उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप प्रमाण चाहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सर्वश्रेष्ठ काम को 40 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं करते, तो अमेरिका के सबसे सफल लोगों के रिकॉर्ड उठाकर देख लें और आपको प्रमाण मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रयू कार्नेगी 40 से आगे निकल चुके थे, तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला। जेम्स जे हिल 40 साल की उम्र में अभी भी टेलीग्राफ चला रहे थे। उनकी विराट उपलब्धियां उस उम्र के बाद आई। अमेरिकी उद्योगपति और फाइनेंसरों की जीवनियां इस प्रमाण से भरी हुई हैं कि 40 से 60 के बीच का कालखंड
इंसान का सबसे अधिक उत्पादक कालखंड रहता है। 30 और 40 के बीच की उम्र में आदमी सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है। यह खोज आमतौर पर संयोगवश होती है और आमतौर पर जो आदमी इसे खोजता है वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। उसे दिख सकता है कि उसकी उपलब्धि की शक्तियाँ 35 से 40 साल के आसपास बढ़ती हैं, परंतु 30 और 40 के बीच की उम्र में व्यक्ति में प्रेम और सेक्स के भाव में संयोजन शुरू कर देती हैं ताकि वह इन महान शक्तियों से मदद हासिल कर सके तथा उन्हें इकट्ठे कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग में ला सके। अकेला सेक्स ही एक्शन के लिए एक शक्तिशाली आकांक्षा है, परंतु इसकी शक्तियाँ किसी तूफान की तरह होती हैं। अक्सर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वक्तव्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनुभव से इसका समर्थन करे। प्रेम, रोमांस और सेक्स, यह सभी भाव इंसान को महान उपलब्धियों तक ले जाने में समर्थ हैं। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं तो व्यक्ति प्रतिभा की ऊंचाइयों को छू लेता है। भाव मन की अवस्थाएं हैं। प्रकृति ने इंसान को मन की एक केमिस्ट्री प्रदान की है जो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मदद से कोई भी केमिस्ट कुछ तत्वों को मिलाकर जहर बना ले जिनमें से एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसानदायक ना हो। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। मन की केमिस्ट्री के द्वारा मानवीय मन में एक या अधिक विनाशकारी भाव की उपस्थिति एक ऐसा जहर उत्पन्न कर देती है जिससे इंसान के न्याय का भाव नष्ट हो सकता है। प्रतिभा की राह में सेक्स, प्रेम और रोमांस का विकास, नियंत्रण तथा प्रयोग शामिल है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस तरह बताई जा सकती है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मन में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सब विनाशकारी भाव को हतोत्साहित करें। मन आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो इसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी अन्य भाव की उपस्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है। इच्छा शक्ति के द्वारा मन का नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण लगन और आदत से आता है। नियंत्रण का रहस्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। जब कोई नकारात्मक भाव किसी के दिमाग में आता है तो यह सकारात्मक या रचनात्मक भाव में रूपांतरित किया जा सकता है और इसका आसान तरीका है अपने विचारों को बदल लेना। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा प्रतिभा की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है। कोई इंसान केवल सेक्स ऊर्जा की प्रेरक शक्ति के द्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, परंतु इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है कि वह अपने साथ चरित्र के ऐसे गुण भी रखता है जिससे या तो वह अपनी दौलत को बनाए नहीं रख पाता या फिर उसका उपभोग नहीं कर पाता। इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस पर चिंतन मनन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका ज्ञान आदमियों और औरतों के लिए सहायक हो सकता है। इसका अज्ञान हजारों लोगों को दुखी बना देता है, चाहे वे अमीर हों। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती हैं, प्रभावित करती हैं और राह दिखाती हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव स्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित ना कर सके वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवित प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मन को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाइए। यह वर्तमान चिंताओं के तनावों के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा और हो सकता है, कौन जाने, फैंटेसी के संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मन आपको ऐसे विचार या योजनाएं प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूरा आर्थिक या आध्यात्मिक स्टेटस बदल दें। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है।
जब तक यह मौजूद है तब तक इसे स्वीकार करें और इसका आनंद लें, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद ना करें। आपके चिंता करने से यह वापस नहीं आएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या बिछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराश नहीं होना चाहिए और होंगे भी नहीं अगर लोग प्रेम और सेक्स की भावनाओं के बीच के अंतर को समझ लें। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स बायोलॉजिकल है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करा सकता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से ग्रस्त हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को असीम शक्ति के संपर्क में लाता है। जब वह रोमांस और सेक्स के भाव से मिश्रित हो जाता है तो यह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस के भाव उपलब्धि निर्माता प्रतिभा के शाश्वत त्रिकोण के पहलू हैं। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी यह लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह से सुख नहीं ला सकता, ना ही सेक्स अकेला यह काम कर सकता है। जब यह दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब एक प्रतिभावान पैदा होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेम की प्रकृति है कि वह जब भाव के रूप में होते हैं तो बदसूरत सी वस्तु में भी अपने हस्तशिल्प से सुंदरता की मूर्त खड़ा कर देता है, पर वह भाव अधिक ज्वलित और प्रभावी साबित होता है जिसमें प्रेम और सेक्स का सम्मिश्रण हो जाए। कोई भी शादी सिर्फ प्रेम से ही नहीं सफल हो सकती, ना ही सिर्फ सेक्स से। शादी के बाद खुशियां तब तक प्राप्त नहीं होंगी जब तक दोनों प्रेम और सेक्स की मात्रा संतुलित रूप से भावों में मिश्रित ना हो। जब विवाह के उपरांत ये दोनों भाव मिश्रित किए जाते हैं तो मन उस मनोदशा में पहुंच जाता है जिसकी इससे पहले आपने अनुभूति ही नहीं की होगी। जब रोमांस का भाव सेक्स और प्रेम के साथ जुड़ता है तो सोने पे सुहागा जैसा है। तब वह तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच की हर सीमा खत्म हो जाती है। लोगों की सेक्स के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं हैं, परंतु प्रेम, रोमांस और सेक्स का भाव असीम शक्ति के बीच के लिंक का काम करती है। बहुत से विवाहों में तनाव और अराजकता का माहौल होता है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताने कसने में जो पीड़ा व्यक्त होती है वह आमतौर पर सेक्स के विषय में ज्ञान की कमी की वजह से होती है। जहाँ प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव तथा कार्य की सही समझ रहती है वहाँ विकसित युगल में कोई तनाव नहीं होता। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 12, अंतर्मन, जोड़ने वाला लिंक, दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम, बाय इवॉल्व। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर बाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है तथा जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्रों को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। यह छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से ढाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। अवचेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जिनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्याय में दिए गए निर्देशों पर गौर करें और आप यहाँ पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। अंतर्मन रात दिन काम करता है।
इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्ति की शक्तियों में से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा यह स्वैच्छिक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यवहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अंतर्मन का प्रयोग किया जाता है। इस विश्वास को सही साबित करने का पर्याप्त प्रमाण है कि अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वह रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। अंतर्मन के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म हैं, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। यह हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती है। मैं अंतर्मन के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूँ, तथा शायद इसके पीछे यह तथ्य है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्मन का अस्तित्व है और आप उस माध्यम के रूप में इसकी संभावनाओं को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार यह चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख लें। आप यह भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनसे आप अपने अंतर्मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निराश ना हो। याद रखें कि अंतर्मन केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है, और इसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में निपुण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखें। विश्वास और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई वक्तव्य यहाँ पर आपके अंतर्मन के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका अंतर्मन अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय ना पा लें और अंतर्मन को बेहतर भोजन ना दें जिससे इसे पोषण मिल सके। अंतर्मन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अंतर्मन में बोने में असफल रहते हैं तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं, जो उन 4 स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप यह याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको यह पता नहीं है कि आपके अंतर्मन तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक। आप जब नकारात्मक विचारों के प्रभाव को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अंतर्मन को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेंगे ताकि कोई अवांछित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित ना कर सके। इंसान जो कुछ भी बनता है वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बन सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रूपांतरण हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अंतर्मन में बोया जाए, कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। इन वक्तव्यों से आपने समझ लिया होगा कि अंतर्मन के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है।
19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर इलेक्स ने अंतर्मन की शक्ति के बारे में लिखा है, तुम्हें नहीं पता एक विचार क्या कुछ कर सकता है, तुमसे घृणा भी करा सकता है और मोहब्बत भी दिला सकता है। विचार वह तत्व है जिसमें हवादार पंख हैं और वे बड़े गति से चलते हैं। वे ब्रह्मांड के नियमों का पूर्णतया अनुसरण करते हैं। यह अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है जो भी आपके मन से गुजरता है। श्रीमती विल्कॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी। जो विचार व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है, अगर वह अंतर्मन में ठहर जाता है तो वह एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और वे विचार भौतिक रूप में जरूर रूपांतरित होंगे। विचार वे तत्व हैं जिनकी ऊर्जा को हम भौतिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मन के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अंतर्मन उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफ़ी प्रमाण हैं कि केवल भावनात्मक विचार ही अंतर्मन पर सक्रिय भाव डाल पाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विचार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह अंतर्मन में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतन मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचाना होता है। यह भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने अंतर्मन के आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा यह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह समझ में आती है वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भाव से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं और यही वे भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भाव में महारत हासिल कर लें और बाकी के सकारात्मक भाव आपके इशारों पर चलेंगे जब भी आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भरकर आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव, लालच का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक समय में यह एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करें। यहाँ आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डालें। अंततः वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करने से ही आप अपने अंतर्मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपके अंतर्मन में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो यह अंतर्मन से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज़ असफल हो जाती है, या फिर वे अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि यह एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सब तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं। जिन भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है तथा इन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है, इसी तरह यही वह भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है
कि आपको यह नहीं मिलेगी या फिर असीम शक्ति आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वह आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव है तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मन स्थिति कैसी थी, और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वह सिद्धांत से बढ़कर है। वह वक्त आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विज्ञान की प्रार्थना पढ़ी जाएगी। उस प्रार्थना को विज्ञान ही कहा जाएगा। यह सार्वभौमिक माइंड तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक लोग डरे हुए रहेंगे। यह तब प्राप्त होगा जब अज्ञान, अंधविश्वास और गलत शिक्षा समाप्त हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम ऊर्जा के ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे। उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी यह शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। लगभग 2 सदी पूर्व यह समझा जाता था कि प्रकाश ईश्वर के कोप का परिणाम है और लोग प्रकाश से भयभीत रहा करते थे। अब विश्वास की शक्ति को नमस्कार, जिसकी वजह से हमने प्रकाश के इस भ्रम को तोड़ दिया और अब विद्युत बल्ब हर घर की ज़रूरत बन गया है। अगर हाल ही की कुछ खोजें न हुई होती तो यह माना जाता था जो जगह है वह बिल्कुल खाली है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, रिक्त है। अब एक बार फिर से विश्वास की शक्ति को प्रणाम। अब हमने पता लगा लिया है कि ग्रहों के मध्य में जो स्थान है वह बिल्कुल रिक्त या शून्य नहीं है, बल्कि वहाँ पर वाइब्रेशन, कंपन, ऊर्जा, विचार वाइब्रेशन भरा पड़ा है, जिसकी वजह से एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग से कनेक्ट कर लेता है। अब प्रश्न यह आता है कि तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे यह ऊर्जा हर मनुष्य के मन को असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क नहीं कराती। मनुष्य के तार्किक मन और असीम शक्ति के मध्य ऐसा कोई भी टोल गेट नहीं है जो दोनों को आपस में संपर्क करने से रोक सके। बस आपके पास धैर्य, विश्वास, दृढ़ता और एक मजबूत चाहत होनी चाहिए जो असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। असीम शक्ति का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो प्रार्थना की वजह से आपको उससे संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। या तो आप खुद सीधे संपर्क करें या फिर न स्थापित करें। आप प्रार्थना की ढेर सारी किताबें खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें कयामत तक पढ़ सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं निकलने वाला। वे विचार जिनसे आप असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो वे अंतर्मन की उसी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, तभी असीम शक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है। असीम शक्ति से संपर्क स्थापित करने की बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिस सिद्धांत पर रेडियो, टीवी या फिर मोबाइल काम करते हैं। कोई ऑडियो या फिर वीडियो तब तक नहीं सुनाई या दिखाई दे सकती जब तक वह बढ़कर या फिर घटकर उस आवृत्ति में नहीं पहुंच जाती जिसे इंसान सुन या देख सकता है। सिर्फ इसी आवृत्ति में वीडियो देख या सुन सकते हैं। भेजने वाला स्टेशन आवृत्ति को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है जिससे वह ईथर से संपर्क स्थापित कर सके। इस बदलाव के बाद ईथर उन आवृत्तियों को ग्रहण करने वाले स्टेशन में भेज देता है। ग्रहण करने वाला स्टेशन तुरंत उस आवृत्ति को घटाकर भेजता है जिसमें मनुष्य की आंखें देख एवं कान सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही अंतर्मन विचारों को लेता है और उसे असीम शक्ति के पास भेज देता है ताकि असीम शक्ति उस ऊर्जा को उसके भौतिक रूप में रूपांतरित कर सके जो मनुष्य के सामने दिखाई दे सके और वह उसे महसूस कर सके। आप इसे ढंग से समझें कि सिर्फ प्रार्थना आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। इससे पहले कि आपकी प्रार्थना असीम ऊर्जा के पास पहुंचे, आपका अंतर्मन उस मन स्थिति में होना चाहिए जिससे वह असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। विश्वास ही एक ऐसी एजेंसी है जो मन को आध्यात्मिक प्रकृति देती है। विश्वास और डर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 13। मन, विचारों का प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन, दौलतमंद बनने की ओर 12वां कदम, बाय इवॉल्व। लेखक स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मेर आर गेट्स के साथ काम कर रहा था। उस समय लेखक ने यह विचार किया कि हर मानवीय मन विचार की कंपन का प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन होता है। रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन भी दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में कल्पना वाले अध्याय में बताए गए रचनात्मक कंपनों के वर्णन की तुलना करें और उस पर विचार करें। रचनात्मक कल्पनाशीलता मन का रिसीविंग स्टेशन है जिसके द्वारा यह उन विचारों को प्राप्त करता है या यूं कहें ग्रहण करता है जो दूसरे व्यक्ति के मन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।
यह संचार का वह माध्यम है जो किसी इंसान के तार्किक मन और उन 4 स्रोतों को जोड़ता है जहां से इंसान विचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। जब इसे प्रेरित किया जाए या जब वह कंपन की उच्च दर स्तर पर कार्य कर रहा हो तो मन बाहरी स्रोतों के द्वारा इस तक पहुंचने वाले विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। कंपन की उच्च दर सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं द्वारा घटित होती है। भावनाओं के द्वारा विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक गहनता व प्रेरक शक्ति का संबंध है, सेक्स का भाव मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे शीर्ष पर रहता है। वह मन जो सेक्स के भाव द्वारा प्रेरित होता है बेहद तीव्र गति से कार्य करता है, जबकि इस प्रेरणा के अभाव में उतनी तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाता। सेक्स रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उस सीमा तक वृद्धि होती है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारों के प्रति उच्च संवेदनशील हो जाती है। दूसरी ओर जब मन तीव्र दर पर कार्य कर रहा हो तो यह न सिर्फ दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचारों को आकर्षित करता है, बल्कि यह अपने खुद के विचारों को भी भावना प्रदान करता है, जो अनिवार्य है इससे पहले कि इन विचारों को पकड़ा जाए और अंतर्मन द्वारा इस पर कार्य किया जाए। अंतर्मन मन का प्रसारण करने वाला स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह ग्रहण करने वाला स्टेशन है जिसके द्वारा विचार ऊर्जा पकड़ी जाती है। आइए अब हम उस आत्म सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें जिसके द्वारा आप अपने प्रसारण स्टेशन को काम में लगा सकते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में बताए गए निर्देशों के द्वारा आपको वह तरीका निश्चित रूप से मालूम होगा जिसके द्वारा इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित किया जा सकता है। आपके मन प्रसारण स्टेशन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है। जब आप अपने प्रसारण स्टेशन यानी अंतर्मन, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहें तो आपको सिर्फ 3 सिद्धांतों को ही दिमाग में रखना है तथा लागू करना है। जिन प्रेरकों के द्वारा आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप में बदल सकते हैं उनका वर्णन किया जा चुका है और वह तरीका इच्छा से शुरू होता है। महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती हैं। कई युगों से इंसान अपनी शारीरिक इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और उसने अपने ज्ञान को शारीरिक या भौतिक वस्तुओं तक सीमित कर लिया है जिन्हें वह देख सकता है, छू सकता है, तोल सकता है और माप सकता है। अब हम सभी युगों के महानतम आश्चर्य में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जो हमें अपने चारों तरफ के संसार में अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा। कई बार लोग अमूर्त वस्तुओं के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जिन्हें वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से पहचान नहीं सकते, परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों में लिपटी हुई अमूर्त शक्ति का सामना करें या उसे नियंत्रित करें। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति की बात तो दूर, सहने की क्षमता भी नहीं है, जो इस छोटी सी धरती को अंतरिक्ष में झुलाए हुए है और इंसान को इससे गिरने से रोक रही है। इंसान पूरी तरह उस अमूर्त शक्ति के सामने असहाय है जो तूफान के साथ आती है, जिस तरह वह बिजली गिरने की अमूर्त शक्ति की उपस्थिति में असहाय होता है। यह अदृश्य और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में इंसान के अज्ञान का अंत नहीं है। वह धरती की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति को नहीं समझ पाता। वह शक्ति जो उसे उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का हर निवाला देती है, उसके द्वारा पहने जाने वाला हर कपड़ा देती है, उसकी जेब में रखा हर डॉलर देती है। मन की नाटकीय कहानी। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, इंसान अपनी डींग हाँकने वाली संस्कृति और शिक्षा के बावजूद विचार अमूर्त शक्ति के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। वह शारीरिक मन और इसकी जटिल मशीनरी के वृद्ध नेटवर्क के बारे में बहुत कम जानता है, जिसके द्वारा विचार की शक्ति को इसके भौतिक रूप में बदला जाता है। परंतु अब वह ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें इस विषय पर उसे ज्ञान मिल सकेगा। वैज्ञानिकों का ध्यान अब उस आश्चर्यजनक वस्तु के अध्ययन की ओर गया है जिसे मन कहा जाता है। हालांकि अभी वे अपने अध्ययनों की आरंभिक अवस्था में हैं, परंतु उन्होंने यह जान लिया है कि मानवीय मन का केंद्रीय स्विच बोर्ड, उन लाइनों की संख्या जो मन की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं, वे संख्या में उतनी हैं जितनी 1 के अंक के बाद 15 शून्य जोड़ने के बाद आती हैं। यह आंकड़ा इतना आश्चर्यजनक और विशाल है। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सी जूडोसन हैरी कहते हैं कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन आंकड़े भी तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हो जाते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि मानवीय सेरिब्रल कोर्टेक्स में 1 अरब से लेकर 14 अरब तक नर्व कोशिकाएं होती हैं और हम जानते हैं कि वे निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। यह व्यवस्था बेतरतीब होती है।
वे कर्मबद्ध रूप से जमी होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के हाल ही में विकसित तरीके से माइक्रो इलेक्ट्रोड से बेहद सूक्ष्म रूप से स्थित कोशिकाओं या फाइबर से एक्शन करंट निकाला जाता है। उसे रेडियो ट्यूब द्वारा विस्तृत किया जाता है और इसमें 1 वोल्ट के 10 लाखवें हिस्से के अंतर रिकॉर्ड हो सकते हैं। यह असंभव लगता है कि इतनी जटिल मशीनरी के इस तरह के नेटवर्क का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ शरीर के विकास और रखरखाव के शारीरिक कार्य करना ही होगा। क्या यह संभव नहीं है कि जो सिस्टम बिलियनों मन कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संप्रेषण का माध्यम बनता है, वही सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संप्रेषण का माध्यम बन सकता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें यह छापा था कि एक अड़े विश्वविद्यालय में मानसिक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ शोधकर्ता संगठित शोध कर रहे हैं, जिनके निष्कर्ष इस अध्याय और इसके बाद के अध्याय में बताए गए विचारों के समान ही हैं। संपादकीय ने डॉक्टर राइन और ड्यूक यूनिवर्सिटी के उनके सहयोगियों के काम का संक्षेप में विश्लेषण किया। 1 महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइन और उनके सहयोगियों के कुछ उल्लेखनीय परिणाम उद्धृत किए, जिन्होंने टेलीपैथी या क्लेयर वॉइस की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए 1 लाख से भी अधिक परीक्षण किए। यह परिणाम हॉर्पस मैगजीन में पहले 2 लेखों में संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं। दूसरे में, जो अभी प्रकाशित हुआ है, लेखक एक राइट अनुभूति के अंतर्दीय स्तरों की निश्चित प्रकृति के बारे में इस अध्ययन के निष्कर्षों को संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। राइन के प्रयोगों का परिणाम है कि टेलीपैथी और क्लेयर वॉइस की वास्तविक उपस्थिति अब कुछ वैज्ञानिकों को बेहद संभव लगती है। कई अनुभूतिकर्ताओं से यह पूछा गया कि वे किसी विशेष पैक में रखे गए कुछ पत्तों के नाम बिना उन्हें देखे बताएं। तकरीबन 1 दर्जन पुरुषों और महिलाओं को पहचान लिया गया, जो नियमित रूप से उन पत्तों को सही बता देते थे, जबकि इस बात की कई मिलियन संभावनाओं में से एक भी संभावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किस्मत से या संयोगवश किया हो। परंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? यह शक्तियाँ, अगर हम यह मान लें कि ऐसी शक्तियों का अस्तित्व होती हैं जो इंद्रियगत प्रतीत नहीं होती, उनके लिए कोई ज्ञात मानवीय अंग नहीं है। चाहे उस कमरे के भीतर की बात हो या सैकड़ों मील दूर की बात हो, प्रयोगों के परिणाम उतने ही अद्भुत रहे। मिस्टर राइट का विचार है कि यह तथ्य इस बात को स्वीकार नहीं करते कि टेलीपैथी या क्लेयर वॉइस रेडिएशन के किसी भौतिक सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं। रेडिएंट ऊर्जा के सभी ज्ञात स्वरूप दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। टेलीपैथी और क्लेयर वॉइस के साथ ऐसा नहीं है, परंतु वे शारीरिक कारणों से उसी तरह प्रभावित होते हैं जिस तरह हमारी अन्य मानसिक शक्तियाँ होती हैं। लोकप्रिय मान्यता के खिलाफ यह शक्तियाँ तब बलवान नहीं होती जब व्यक्ति सोया हुआ होता है या अर्धनिद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि यह शक्तियाँ तब अपने चरम पर होती हैं जब व्यक्ति पूरी तरह जागृत अवस्था में होता है। राइन ने यह भी खोजा कि मादक द्रव्य हमेशा प्रयोगकर्ता के स्कोर को कम कर देते हैं, जबकि प्रेरक पदार्थ इसे हमेशा बढ़ा देते हैं। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ता भी स्पष्ट रूप से तब तक अच्छा स्कोर नहीं बना सकता जब तक कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना करे। राइट ने विश्वास के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि टेलीपैथी और क्लेयर वॉइस दरअसल एक ही प्रतिभा के 2 रूप हैं। जिस शक्ति के सहारे कोई व्यक्ति टेबल पर उल्टे रखे कार्ड को देख सकता है, उसी शक्ति के सहारे वह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में मौजूद विचार को पढ़ सकता है। इस विश्वास के पीछे कई कारण हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में मिलती हैं, जो उन दोनों का स्वामी होता है, और यह दोनों ही शक्तियां समान मात्रा में होती हैं। दोनों पर ही पर्दे, दीवार या दूरी का कोई असर नहीं होता। राइट इस निष्कर्ष से आगे जाकर यह अनुमान व्यक्त करते हैं कि अन्य अंतर्दीय अनुभव, भविष्यदर्शी स्वप्न, विनाश के पूर्वाभास इत्यादि भी इसी शक्ति का एक हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया जा रहा है कि वह इन निष्कर्षों को स्वीकार करे जब तक कि उसे ये विश्वसनीय ना लगे, परंतु राइन ने जो प्रमाण इकट्ठा किए हैं वे प्रभावशाली हैं। डॉक्टर राइन की इस खोज से कि मन किन स्थितियों में अनुभूति के अंतर्दीय रूपों से प्रतिक्रिया करता है, अब मैं उनके निष्कर्ष में वह बात जोड़ना चाहता हूं जो मैंने और मेरे सहयोगियों ने खोजी है। हमने वह आदर्श स्थितियां खोजी जिनके द्वारा मन को प्रेरित किया जा सकता है, ताकि छठी इंद्रिय, जिसके बारे में अगले अध्याय में वर्णन किया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से कार्य कर सके। जिन स्थितियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वे मुझमें और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच का गठबंधन है। प्रयोग व अभ्यास के द्वारा हमने खोज की कि हमारे मन को किस तरह प्रेरित किया जाए, ताकि हम अपने 3 मनों को एक कर दें और उन बहुत ही व्यक्तिगत समस्याओं का कोई सुझाव खोजें जो मेरे क्लाइंट मेरे पास लेकर आते हैं। यह तरीका बहुत आसान है। हम एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठते हैं, समस्या की प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताते हैं
और इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। हर एक के मन में जो विचार आता है वह उसे बता देता है। मन प्रेरणा के इस तरीके के साथ अद्भुत बात यह है कि यह हर प्रतिभागी को ज्ञान के अनजान स्रोतों के संपर्क में ले जाता है, जो निश्चित रूप से उसके अपने अनुभव के बाहर के होते हैं। अगर आप मास्टरमाइंड वाले अध्याय में बताए गए सिद्धांत को समझ चुके हैं तो आप निश्चित रूप से राउंड टेबल तकनीक को मास्टरमाइंड के प्रैक्टिकल प्रयोग के रूप में पहचान जाएंगे। 3 लोगों के बीच निश्चित विषयों और सद्भावनापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा मन को प्रेरित करने का यह तरीका मास्टरमाइंड के आसान और सबसे प्रैक्टिकल प्रयोग प्रदर्शित करता है। इसी तरह की योजनाओं को अपनाकर और इसका अनुसरण करके इस फिलॉसफी का कोई भी विद्यार्थी प्रसिद्ध कार्नेगी फॉर्मूले को सीख सकता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अगर आपको अभी इस वक्त इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो इस पृष्ठ पर निशान लगा लें और इसे बाद में तब पढ़ें जब आप आखिरी अध्याय को खत्म कर लें। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 14, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय, बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार, दौलतमंद बनने की ओर 13वां कदम, बाय इवॉल्व। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय, जिसके द्वारा असीम शक्ति इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती। यह सिद्धांत इस फिलॉसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझा और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह ग्रहण करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कड़ाते हैं। इन कौधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्रिय वर्णातीत है। इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात ना किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विकसित करने के माध्यम से आती है। जब आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में निपुण हो जाएंगे तो आप एक ऐसे वक्तव्य को सच मानने के लिए तैयार होंगे जो दूसरी किसी परिस्थिति में आपको अविश्वसनीय लगेगा। यह वक्तव्य है, छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, ना ही वह इनकी वकालत करता है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे हमें चमत्कार नजर आते हैं। छठी इंद्रिय चमत्कार होने के उतने ही करीब है जितनी मैंने कभी अनुभव की है। लेखक इतना जानता है कि एक शक्ति है या एक प्रभु है या एक ऊर्जा है जो पदार्थ के हर अणु में है, और वह इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक यह मानता है कि असीम ऊर्जा बीज को पेड़ में बदल देती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण पानी पहाड़ के नीचे बहता है। दिन के बाद रात आती है और गर्मी के बाद सर्दी, जिसमें से हर एक की सही जगह है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह ऊर्जा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जा सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसका प्रयोग करके देखा है और इसे खुद अनुभव किया है। कदम दर कदम पिछले अध्याय में आपको इस आखिरी सिद्धांत की तरफ लाया गया है। अगर आपने पहले के सिद्धांतों को अच्छे से सीख लिया है तो अब आप बिना संदेह के उन विराट दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे जो यहाँ किए जा रहे हैं। अगर आपने बाकी सिद्धांतों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए, तभी आप निश्चित रूप से यह तय कर सकते हैं कि इस अध्याय में किए जा रहे दावे तथ्य हैं या कपोल कल्पना मात्र हैं। जब मैं हीरो वर्शिप की उम्र से गुजर रहा था तो मैंने अपने आप को उन लोगों की नकल करते पाया जिनसे मैं प्रभावित था। यही नहीं, मैंने पाया कि विश्वास के तत्व ने, जिसके द्वारा मैं अपने नायकों की नकल करने का प्रयास कर रहा था, मुझे यह सफलतापूर्वक करने की महान क्षमता दी। मैंने कभी हीरो वर्शिप की आदत को पूरी तरह से नहीं छूटने दिया। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सचमुच महान होना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु एक दूसरी सर्वश्रेष्ठ बात है भावना और कर्म के द्वारा जहाँ तक संभव हो महान लोगों का अनुसरण करना।
प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से बहुत पहले या जनता के बीच भाषण देने का प्रयास करने से पहले मैंने उन 9 लोगों का अनुसरण करने और खुद के चरित्र को दोबारा आकार देने की आदत डाली, जिनके जीवन और जिनके काम से मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यह 9 लोग थे: इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बरबैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात तक मैं इस समूह के साथ बैठ के काल्पनिक परामर्श करता रहा, जिन्हें मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहता हूँ। तरीका यह था, हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देखता था। यहाँ मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर था जिन्हें मैं महान समझता था, बल्कि मैं उस समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पार करना चाहता था, तो मुझे ऊपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनर्जन्म लेना होगा। मैं जानता था कि सभी व्यक्ति अपने प्रबल विचारों और इच्छाओं के कारण ही वैसे बनते हैं जैसे वे होते हैं। मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर इच्छा यह प्रभाव डालती है कि इंसान उसकी बाहरी अभिव्यक्ति चाहता है, जिसके द्वारा उस इच्छा को यथार्थ में रूपांतरित किया जा सके। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्माण में एक सशक्त तत्व है। दरअसल यह इकलौता सिद्धांत है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। मन के संचालन के इन सिद्धांतों के ज्ञान के कारण मैं अपने चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सारे सजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श के लिए आवश्यक सारे सजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श बैठकों में मैंने अपने कैबिनेट सदस्यों से वह ज्ञान चाहा जो मैं उनसे चाहता था। मैंने हर सदस्य से सुनाई देने वाले शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा, मिस्टर इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ हासिल करना चाहता हूँ, जो आपके जीवन की पहचान है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मन में वे सारे गुण दाखिल कर दें जो आप में थे, जिनकी वजह से आप प्रकृति के नियमों को समझ पाए और खुद को उनके अनुरूप ढाल पाए। मिस्टर बरबैंक, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिसने आपको प्रकृति के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ बनाया, जिसके द्वारा आपने कैक्टस के कांटों को दूर हटाने के लिए और इसे एक भोज्य पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित किया। मुझे उस ज्ञान तक पहुंचा दें जिसने आपको वहां पर घास के 2 तिनके उगाने में समर्थ बनाया, जहां पर पहले एक ही तिनका घास उगती थी। नेपोलियन, मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूं जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया करते थे और उनसे अधिक संकल्प से अधिक महान कर्म करवाते थे। मैं आपसे सतत विश्वास का भाव हासिल करना चाहता हूँ, जिसने आपको पराजय के विषय में बदलना सिखाया और ऊंची बाधाओं को पार करना सिखाया। मिस्टर पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूँ, वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते थे, जिनके कारण आपकी पहचान बनी। मिस्टर डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना कारण और परिणाम का अध्ययन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूँ, जो आपने प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में साबित की है। मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में न्याय का वह भाव, धैर्य की अथक भावना, हास्य का वह पुट, मानवीय समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूँ जो आपके परिचायक गुण थे। मिस्टर कार्नेगी, मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की वह पूर्ण समझ हासिल करना चाहता हूँ जिसका प्रयोग आपने इतने प्रभावी ढंग से विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाने में किया था। मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहता हूँ, जिनके कारण आप गरीबी पर विजय हासिल कर सके। और मैं मानवीय प्रयास को संगठित करना, एक सूत्र में बांधना और आसान बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, जिससे वे आपके पद चिन्हों पर चल सकें। मिस्टर एडिसन, मैं आपसे विश्वास की अद्भुत भावना सीखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने सारे रहस्य अद्वैत किए। सतत मन की वह भावना हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने इतनी अधिक बार पराजय के मुंह से विजय को छीना। अपने काल्पनिक कैबिनेट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका अनुरूप बदलता रहा है, जिस अनुरूप मैं किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासिल करने में अधिक रुचि रखा हूँ। मैंने बहुत कष्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। कई महीनों के रात्रिकालीन श्रम के बाद मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से वास्तविक बन गए।
इन 9 व्यक्तियों में से हर एक ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की विकसित की, फिर गंभीर परेड में चारों तरफ घूमने की आदत। वे हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी का भाव ओढ़े रखते थे, शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हो। बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे आंकड़ों में उलझ जाते थे जिनसे कैबिनेट के बाकी सदस्यों को आघात पहुंचता था। एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया। जब वह आया तो वह उत्साह के मारे रोमांचित था और उसने बताया कि उसे आने में इसीलिए देर हो गई क्योंकि वह एक प्रयोग कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वह किसी भी पेड़ पर सेब उगा सकता है। पेन ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि सेब के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच की समस्या शुरू हुई थी। डार्विन जोर से हंसे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जंगल में सेब इकट्ठे करने जाते समय पेन को छोटे सर्पों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए क्योंकि उनकी यह आदत होती है कि बेकाबू होकर वे बड़े सर्प बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा, सर्प नहीं तो सेब नहीं, और नेपोलियन का कहना था, सेब नहीं तो राज्य नहीं। यह बैठकें इतनी यथार्थवादी ही चली कि मैं उनके परिणामों से भयभीत होने लगा और मैंने उन्हें कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अनुभव इतने अजीब थे कि मैं डर रहा था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा था तो मैं इस तथ्य को भुला दूंगा कि यह बैठकें पूरी तरह मेरी कल्पना में हो रही थी। लिंकन ने यह आदत बना ली थी कि वह मीटिंग के बाद सबसे अंत में कुर्सी छोड़ा करते थे। एक दफा वे कुर्सी के किनारे जाकर अपने हाथ मोड़कर झुक गए और काफी देर तक उसी स्थिति में बैठे रहे। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ देर पश्चात वे उठे और दरवाजे तक गए और फिर वापस आकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत अधिक साहस की जरूरत होगी अगर तुम अपनी जिंदगी के उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हो। परंतु याद रखना, जब चुनौतियां सामने आएंगी तो हर मनुष्य के पास कॉमन सेंस होता है। यह मुफ्त में नहीं मिलता। जिंदगी की चुनौतियां सिखाती हैं। एक शाम एडिसन सबसे पहले पहुंच गए। वह अंदर आए और मेरे बगल में बैठ गए जहां पर एमरसन बैठा करते थे। फिर वह बोले, तुम जीवन के रहस्य की खोज के साक्षी बनने वाले हो। जब वक्त आएगा तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन असीम शक्ति से भरा हुआ है। इतनी शक्ति है कि हर कोई उतना बड़ा बुद्धिमान है जितना वह सोचता है। जिंदगी की ये इकाइयां ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ये इकाइयां तब तक अलग नहीं होंगी जब तक सामंजस्य की कमी नहीं हो जाती। इन इकाइयों की सबकी अलग अलग राय है, ठीक मनुष्य की तरह, और अक्सर एक दूसरे से लड़ाई हो जाया करती है। ये मीटिंग जो तुम आयोजित कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी। तुम उन इकाइयों से सीखोगे जो तुम्हारे कैबिनेट के कुछ लोगों की जिंदगी संवार चुकी है। ये इकाइयां सनातन हैं, कभी ना खत्म होने वाली। तुम्हारे मन के विचार ही जीवन के महान समुद्र को सिर्फ वे इकाइयां आकर्षित होती हैं जो आपकी चाहत मित्र होती हैं, यानी जो आपकी चाहत के साथ मिलकर नया जहां बना सकती हैं। धीरे धीरे कैबिनेट के लोग अंदर आना शुरू हुए। तब एडिसन अपनी सीट के चारों तरफ टहल रहे थे। शायद वे उस बात को अभी भी सोच रहे थे। उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने जाकर अपने इस कैबिनेट के बारे में उन्हें अपना अनुभव बताया। तब वे बोले, आपके स्वप्न अधिक सच्चे होते हैं। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये मीटिंग इतना जल्दी और यथार्थवादी होने लगी कि उनके परिणामों से मुझे भय लगने लगा और मैंने इन मीटिंगों में जाना ही छोड़ दिया। कुछ 6 महीने बाद जब से मैंने मीटिंग में जाना छोड़ा था, एक रात में जग रहा था और यह देखा कि लिंकन मेरे बगल में खड़े हैं। उन्होंने कहा, विश्व को जल्दी ही तुम्हारी सेवाओं की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। आज विश्व ऐसे व्यस्त समय से गुजरेगा जहां पुरुष और महिला दोनों विश्वास खोने लगेंगे और आतंक से त्रस्त हो जाएंगे। जब तुम्हें अपने कार्य के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने दर्शन से उन्हें मार्ग दिखाना होगा। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगर तुमने इसको किसी भी वजह से नज़रअंदाज करने की कोशिश की, तुम्हें और समाज को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अगली सुबह मैं जब जगा तो मुझे यह पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उस समय जगा हुआ था या फिर सोया हुआ। मुझे तब से आज तक नहीं पता चल पाया कि वह क्या था। मुझे पता है वह स्वप्न था। इसने मुझे फिर से मीटिंग को जारी रखने के लिए प्रेरित कर दिया। फिर अगली मीटिंग में मेरे सारे कैबिनेट के मित्रों ने अपनी सीट पर जगह ले ली। कुछ ही देर में वे सभी खड़े हो गए। लिंकन ने ग्लास उठाया और कहा, मित्रों, हमारे मित्र की वापसी पर एक जाम का चीयर्स करें। इसके पश्चात मैंने अपने कैबिनेट में कई नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब इस कैबिनेट में से अधिक लोग हैं उन व्यक्तियों के क्राइस्ट, सेंट पॉल, गैलीलियो, कोपरनिकस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, होमर वॉल्टायर, ब्रूनो,
स्पिनोजा, ड्रमोंड, कांत, स्कोपनोहर, न्यूटन, कन्फ्यूशियस, एल्बर्ट हुब्बार्ड, ब्रेनन, इंगरसोल, विल्सन और विलियम जेम्स शामिल हैं। यह पहली बार है जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया है। अब तक मैं इस विषय पर चुप ही रहा, क्योंकि मैं अपने खुद के नज़रिए से जानता था कि मैंने अपने असामान्य अनुभव का वर्णन किया तो मुझे गलत समझा जाएगा। अब मैं बहादुरी के साथ अपने अनुभव को छपे हुए पृष्ठ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि पहले इस बात से अधिक फर्क पड़ता था। मुझे गलत ना समझा जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं अब भी अपनी कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्य पूरी तरह काल्पनिक हों और बैठक केवल मेरी कल्पना में ही रही हो, परंतु उनकी वजह से मेरे सामने रोमांच की सुखद संभावनाएं खुल गई। मेरे रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति का मेरा साहस बढ़ा। मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपनों को प्राप्त करता है जिसे आभास कहा जाता है। अब तक विज्ञान यह नहीं खोज पाया है कि छठी इंद्रिय या यह अंग कहाँ पर स्थित है, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता यही है कि इंसान शारीरिक इंद्रियों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी सटीक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान आमतौर पर तब प्राप्त होता है जब मस्तिष्क किसी असाधारण प्रेरणा के प्रभाव में कार्य करता हो। कोई आपातकालीन स्थिति जो भावनाओं को जागृत करती हो और दिल की धड़कन को सामान्य से अधिक तीव्र कर देती है, छठी इंद्रिय को हरकत में ला सकती है और आमतौर पर लाती भी है। जो व्यक्ति कार चलाते समय किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया हो, यह बात जानता है कि इन अवसरों पर छठी इंद्रिय अक्सर बचाव करती है और क्षण भर में दुर्घटना को टालने में मदद करती है। यह तथ्य बताए गए हैं ताकि मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य बता सकूं। अदृश्य परामर्शदाताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा मन उन विचारों और ज्ञान को अधिक ग्रहण करने की स्थिति में है जो छठी इंद्रिय के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं। दर्जनों अवसरों पर मैंने आपातकालीन स्थितियों का सामना किया। उनमें से कुछ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन ही खतरे में था। किसी चमत्कारिक शक्ति ने मुझे इन मुश्किलों के पार निकलने का मार्गदर्शन दिया, जो मेरे अदृश्य सलाहकारों के प्रभाव से संभव हुआ। काल्पनिक लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने का मेरा मूल लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अंतर्मन को आत्मसुझाव के सिद्धांत द्वारा वह निश्चित ज्ञान प्रदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मेरा प्रयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं अपने काल्पनिक परामर्शदाताओं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं जो मेरे या मेरे क्लाइंट्स के सामने आती हैं। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से परामर्श के इस स्वरूप पर निर्भर नहीं करता हूं। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है और इस पुस्तक में बताए गए अन्य सिद्धांतों के प्रयोग से आती है। चाहे आप कोई भी हो या इस पुस्तक को पढ़ने का आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप इस अध्याय में बताए गए सिद्धांत को समझ ही ना पाए हों। यह खासतौर पर तब सच है जब आपका प्रमुख उद्देश्य धन का संग्रह या अन्य भौतिक वस्तुओं का संग्रह हो। छठी इंद्रिय वाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो जीवन में चाहता है उसे हासिल कर सके। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ। इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छठी इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने यह गौर किया होगा कि आप इसे पढ़ते समय मानसिक प्रेरणा के एक ऊंचे स्तर पर उठ गए थे। अद्भुत। आज से 1 महीने बाद इसे एक बार फिर पढ़ें और आप पाएंगे कि आपका मन प्रेरणा के और भी अधिक ऊंचे स्तर पर विचरण कर रहा होगा। इस अनुभव को समय समय पर दोहराते रहें और इस बात से कोई सरोकार न रखें कि आप उस समय कितना अधिक या कितना कम सीख पाए हैं। और अंततः आप अपने आप को एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराशा को दूर फेंकने में, डर को परास्त करने में, टाल मटोल को छोड़ने में और अपनी कल्पनाशीलता का अधिक मुक्त उपयोग करने में आपको समर्थ बनाएगी। तब आपको लगेगा कि आपने उस अनजान चीज को छू लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक, लीडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनेता के पास होती है।
तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक रूप में उतनी ही आसानी से रूपांतरित करने की स्थिति में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते ही पहले घुटने टेक देते थे और मैदान छोड़ देते थे। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 15। डर के 6 भूतों को कैसे निकाला जाए। दौलतमंद बनने के लिए दिमाग खाली करना, बाय इवॉल्व। इससे पहले कि इस फिलॉसफी के किसी हिस्से को आप सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकें, आपका मन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी कठिन नहीं है। यह उन तीनों शत्रुओं के अध्ययन, विश्लेषण और समझ से शुरू होती है जिन्हें आपको दूर भगाना होगा: अनिर्णय, शंका और डर। छठी इंद्रिय तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वह तीनों शत्रु या इनमें से एक भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। इस दुष्ट त्रिमूर्ति के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े हैं। जहां एक मिलेगा, बाकी के 2 भी आसपास ही मिलेंगे। अनिर्णय डर का अंकुर है। जब आप पढ़ें तो इसे याद रखें। अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर यह दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं। अक्सर यह मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। यह भी एक कारण है कि यह तीनों शत्रु इतने खतरनाक होते हैं। वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपस्थिति का पता तक नहीं चलता। इस अध्याय का बाकी का भाग उस लक्ष्य का वर्णन करता है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। इससे पहले कि इस पूरी फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाए, यह उस स्थिति का भी विश्लेषण करता है जिसमें बहुत सारे लोग गरीबी में सिमट गए हैं, और यह वह सच्चाई बताता है जिसे उन सभी लोगों को समझ लेना चाहिए जो अमीर बनना चाहते हैं, चाहे इसे धन के संदर्भ में मापा जाए या मानसिक अवस्था के संदर्भ में, जो धन से अधिक मूल्यवान होती है। इस अध्याय का उद्देश्य है 6 मूलभूत डरों के कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना। इससे पहले कि हम किसी दुश्मन को जीत सकें, हमें उसका नाम, उसकी आदतें, उसके रहने की जगह पता होनी चाहिए। जब आप पढ़ें तो सावधानी से विश्लेषण करें और यह निर्धारित करें कि इन 6 आम डरों में से कोई आपके साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। इन सूक्ष्म शत्रुओं की आदतों से धोखा न खाएं। कई बार वे अंतर्मन में छुपे रहते हैं, जहां उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें स्पष्ट करना तो और भी मुश्किल होता है। 6 मौलिक डर। कुछ 6 मौलिक डर होते हैं जिनके किसी सामंजस्य के कारण हर इंसान कभी ना कभी दुख उठाता है। जिन्हें सभी 6 डर नहीं सताते, ऐसे अधिकांश लोग भाग्यशाली होते हैं। उनके सबसे आम प्रकट होने के क्रम में है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। बाकी सभी डर कम महत्वपूर्ण हैं। उन सभी को इन 6 शीर्षकों में शामिल किया जा सकता है। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी की मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। इंसान तब तक कुछ भी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मन में किसी संवेग के रूप में इसका विचार न आए। इस वक्तव्य से एक अधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य निकाला जा सकता है। इंसान के विचार संवेग तत्काल अपने आप को भौतिक रूपों में रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं, चाहे वे विचार ऐच्छिक हों या अनैच्छिक। वे विचार संवेग जिन्हें सिर्फ संयोगवश ग्रहण किया जाता है, किसी के आर्थिक, व्यावसायिक, प्रोफेशनल या सामाजिक भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह की वे विचार संवेग करते हैं, जिन्हें कोई पूरे इरादे से और सोच विचार कर जन्म देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की वे विचार संवेग करते हैं, जिन्हें कोई पूरे इरादे से और सोच विचार कर जन्म देता है। हम यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला रख रहे हैं जो नहीं जानता कि कुछ लोग किस्मत वाले क्यों नजर आते हैं, जबकि उनके बराबर या उनसे अधिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक क्षमता के लोग बदकिस्मती की लहरों में क्यों डूबते उतरते हैं। इस तथ्य को इस वक्तव्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि हर इंसान में अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की योग्यता होती है, और स्पष्ट रूप से इस नियंत्रण के द्वारा हर इंसान अपने मन को उन घुसपैठिए विचार संवेगों के लिए खुला रख सकता है जो दूसरे मन से आ रहे हैं, या फिर वह अपने मन के दरवाजे बंद रख सकता है और केवल अपने चुने हुए विचार संवेगों को अंदर दाखिल होने की अनुमति दे सकता है। प्रकृति ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज का पूरा नियंत्रण दिया है, और वह है विचार। यह तथ्य जब इस तथ्य के साथ जुड़ जाता है कि इंसान जो भी बनता है वह विचार के रूप में शुरू होता है, तो हम उस सिद्धांत के बहुत करीब आ जाते हैं जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है। अगर यह सच है कि हर तरह के विचार में अपने भौतिक रूप में रूपांतरित होने की प्रवृत्ति होती है, और वैसे यह सच है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यह भी उतना ही सच है
कि डर और गरीबी के विचार संवेग साहस और आर्थिक लाभ के संदर्भ में रूपांतरित नहीं किए जा सकते। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। अमीरी का शब्द यहाँ पर सबसे व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अमीरी शामिल है। अमीरी की तरफ जाने वाली राह का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अध्याय 1 में आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने मन को किस तरह इच्छा के प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए तैयार करें। यही वह जगह है जहां आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए, जो निश्चित रूप से यह निर्धारित करेगी कि आपने इस फिलॉसफी के कितने हिस्से को ग्रहण किया है। यही वह बिंदु है जहां आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप गरीबी को स्वीकार करने के इच्छुक हो तो आप गरीबी को स्वीकार करने की मानसिकता बना सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप अमीरी मांगते हैं तो उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए और वह मात्रा भी जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। आप अमीरी की तरफ जाने वाली सड़क को जानते हैं। आपको उस सड़क का ऐसा नक्शा दे दिया गया है जिसका अनुसरण करने पर आप हमेशा उस सड़क पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे। अगर आप शुरुआत करने को नज़रअंदाज करते हैं या अगर आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अब असफल होते हैं या जीवन की अमीरी की मांग करने को अस्वीकार करते हैं तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचा नहीं सकता, क्योंकि स्वीकृति के लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, उस एक चीज़ की जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, परंतु यह किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मविश्वास को मार डालता है, उत्साह को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को हतोत्साहित कर देता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है और आत्मनियंत्रण की संभावना को नष्ट कर देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक चिंतन की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता को भंग कर देता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य कर देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, याददाश्त को धुंधला कर देता है और हर रूप में असफलता को आमंत्रित करता है। यह प्रेम का, मित्रता का गला घोंट देता है और हृदय के श्रेष्ठ भाव की हत्या कर देता है। मित्रता को हतोत्साहित करता है और सैकड़ों रूपों में असफलता को आमंत्रित करता है। अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है, और ऐसा इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद होता है कि हम प्रचुरता की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारी मनचाही हर चीज़ मौजूद है, जहां हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच में स्पष्ट लक्ष्य के अभाव के अलावा कोई और बाधा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 मौलिक डरों में सबसे विध्वंसक है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसे जीतना सबसे मुश्किल है। गरीबी का डर इंसान की इस प्रवृत्ति से विकसित होता है कि वह आर्थिक रूप से अपने साथी इंसानों का शोषण करना चाहता है। इंसान से नीचे के लगभग सभी प्राणी इंद्रियों से संचालित होते हैं, परंतु उनकी सोचने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वे एक दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए वह शारीरिक रूप से अपने साथियों को नहीं खाता, परंतु वह आर्थिक रूप से उन्हें खाने में अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इंसान इतना लोभी है कि उसे अपने साथियों से सुरभित रखने के लिए हर तरह के नियम बनाए गए हैं। कोई भी चीज़ इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचाती जितना गरीबी। केवल वे ही इसका पूरा अर्थ समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है। कोई हैरानी नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है। अपने अनुभव से इंसान इस बात को समझ जाता है कि जहाँ तक पैसे और भौतिक संपदा का संबंध है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक होता है कि वह इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, यदि संभव हो तो कानूनी तरीके से, परंतु अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर अन्य तरीकों से आत्मविश्लेषण उन कमजोरियों को उजागर कर देता है जो इंसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता।
जांच का यह प्रकार उन सभी के लिए अनिवार्य है जो जीवन से औसत दर्जे और गरीबी से अधिक की मांग करते हैं। जब आप बिंदुवार अपनी जांच करें तो यह याद रखें कि आप ही कोर्ट भी हैं और जूरी भी, आप ही प्रोसिक्यूटिंग लॉयर हैं और आप ही डिफेंस के वकील, तथा आप ही वादी हैं और आप ही प्रतिवादी हैं। यह भी कि आप पर ही मुकदमा चल रहा है। तथ्यों का ईमानदारी से सामना करें, अपने आप से निश्चित सवाल पूछें और सीधे जवाबों की मांग करें। जब जांच खत्म हो जाएगी तो आप अपने बारे में ज़्यादा जान जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस आत्म परीक्षण में निष्पक्ष न्यायाधीश बन सकते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को जज बना दें जो आपको अच्छी तरह से जानता है। उसके सामने आप खुद से ही जिरह करेंगे। आप सत्य की खोज कर रहे हैं, इसे खोज कर ही रहें, चाहे कीमत कुछ भी हो जाए, चाहे इससे कुछ समय के लिए आपको लज्जित क्यों ना होना पड़े। अधिकांश लोगों से अगर पूछा जाए कि उन्हें सबसे अधिक डर किस बात से लगता है तो वे जवाब देंगे, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। यह जवाब गलत होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि वे किसी न किसी डर के द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए हैं। किसी न किसी डर के द्वारा वे बाधाओं का सामना कर रहे हैं और जीवन में असफल हो रहे हैं। डर का भाव इतना सूक्ष्म और इतनी गहराई में विद्यमान होता है कि इंसान कई बार तो पूरे जीवन भर इसके वजन को ढोता रहता है, परंतु उसे इसकी उपस्थिति का आभास ही नहीं होता। केवल साहसिक विश्लेषण से ही इस शत्रु की उपस्थिति का पता चलेगा। जब आप ऐसा विश्लेषण शुरू करें तो अपने चरित्र में गहराई से जाकर जांच करें। यहाँ लक्षणों की एक सूची दी जा रही है जिन्हें आपको खोजना चाहिए। पहला, उदासीनता, आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी द्वारा अभिव्यक्ति। गरीबी सहन करने की इच्छा, जीवन जो दे रहा है बिना विद्रोह के स्वीकार करने की आदत, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल करने की शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी। दूसरा, अनिर्णय, दूसरों को खुद के लिए फैसले करने देने की आदत। शंका आम तौर पर खुद की असफलताओं पर पर्दा डालने, उनका कारण बताने या माफ़ी मांगने के लिए बनाए गए बहानों द्वारा अभिव्यक्ति। कई बार यह सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव द्वारा या उनकी आलोचना द्वारा प्रकट होती है। तीसरा, चिंता, यह आम तौर पर दूसरों की गलतियां निकालने में अभिव्यक्त होती है। अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही, शराब या मादक द्रव्यों के प्रयोग में असंयम, नर्वसनेस, संतुलन और आत्मचेतना का अभाव। चौथा, अति सावधानी, हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत। ध्यान सफलता के साधनों पर केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता के बारे में सोचना और बातें करना। असफलता की तरफ जाने वाली सभी सड़कों का ज्ञान रखना, परंतु असफलता से बचने की योजनाओं की कभी तलाश न करना। अपने विचारों और योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने के लिए सही समय का इंतजार करना, जब तक कि इंतजार करना एक स्थायी आदत ना बन जाए। उन्हें याद रखना जो असफल हो गए हैं और उन्हें भुला देना जो सफल हुए हैं। निराशावाद खराब पाचन, कमज़ोर निष्कासन, ऑटो इंटॉक्सिकेशन, बदबूदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है। पांचवा, टाल मटोल, वह काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए। काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना। यह लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करना। कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा, मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना। अमीरी, दौलत, धन, संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चांद सिक्के की सौदेबाजी करना। यह योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना है, बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए। आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, आत्मनियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव। अमीरी करने के बजाय गरीबी की आशा करना। उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते और प्राप्त करते हैं। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं आलोचना से असहज रहते हैं। कुछ केस में तो वे लोग आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। आलोचना का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण कर देता है, उनकी सोच को सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास छीन लेता है और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकता है। कभी कभी अभिभावक आलोचना करके अपने बच्चों का काफ़ी नुकसान कर देते हैं।
मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी, तुम 20 साल से पहले ही जेल जाओगे। और हुआ यह कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी ज़रूरत हो या नहीं। नज़दीक रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में यह सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मन में हीन भावना भर दे। जो नियोक्ता मानव स्वभाव को समझते हैं वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं। आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती। बुरे स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक आनुवंशिकी में हैं। यह बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है, जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं। मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीरें मौजूद हैं कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वह इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अनुमान है कि डॉक्टरों के पास आने वाले 75% लोग दरअसल हाइपोकॉन्ड्रिया के शिकार होते हैं, यानी उनकी बीमारी काल्पनिक होती है। सिद्ध किया जा चुका है कि किसी बीमारी का डर, चाहे वहाँ पर डर का कोई भी कारण ना हो, अक्सर उस बीमारी के शारीरिक लक्षण उभार देता है। मनुष्य का मन कितना शक्तिशाली है, यह या तो बना देता है या फिर मिटा देता है। कुछ साल पहले प्रयोगों की एक श्रृंखला से यह साबित हुआ कि लोगों को सुझाव के द्वारा बीमार किया जा सकता है। हमने इस प्रयोग को 3 परिचितों पर किया। हमने परिचितों को बीमारियों से मिलने के लिए भेजा, जिनमें से हर एक ने यह सवाल पूछा, आपको क्या बीमारी है? आप बेहद बीमार दिख रहे हैं। आमतौर पर सवाल पूछने वाले पहले व्यक्ति को बीमार व्यक्ति ने एक जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो ठीक हूँ। दूसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह जवाब दिया गया, मैं बुरी तरह से बीमार नहीं हूँ, परंतु मुझे बुरा अनुभव हो रहा है। तीसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह साफ साफ बता दिया गया कि वह सचमुच बीमार अनुभव कर रहा है। अगर आपको इस बारे में शंका है तो आप इसे किसी परिचित पर आजमा कर देखें, परंतु इस प्रयोग को अधिक दूर न ले जाएं। एक धार्मिक पंथ है जिसके सदस्य अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए हस्किंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे पीड़ित पर जादू करना कहते हैं। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि बीमारी कई बार नकारात्मक विचार संवेग के रूप में प्रारंभ होती है। इस तरह का विचार संवेग एक मन से दूसरे मन में सुझाव द्वारा भेजा जा सकता है, या फिर वह व्यक्ति इसे अपने मन में अपने आप सोच सकता है। डॉक्टर अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए स्थानों पर भेजते हैं क्योंकि मानसिक नज़रिए में परिवर्तन आवश्यक है। बुरे स्वास्थ्य के डर का बीज हर इंसान के मन में रहता है। चिंता, डर, हताशा, प्रेम और बिजनेस के मामलों में निराशा इस बीज को अंकुरित करती है और बड़ा करती है। प्रेम बिछड़ने का डर। इस अंतर्भूत डर का मौलिक स्रोत स्पष्ट रूप से पुरुष की बहुविवाही आदत से विकसित हुआ, जब वह अपने साथी के सहचरों को चुराता था और उसके साथ जो स्वतंत्रता ले सकता था लेता था। ईर्ष्या और इसी तरह के अन्य भाव प्रेम के बिछड़ने के इसी आंतरिक डर का परिणाम है। यह डर सभी 6 मूलभूत डरों में से सबसे दर्दनाक है। यह शायद किसी भी अन्य मूलभूत डर की तुलना में शरीर और मन को सबसे अधिक यातना पहुंचाता है। प्रेम में बिछड़ने का डर शायद पाषाण युग से चल रहा है, जब पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चुराया करता था। पुरुष आजकल भी ऐसा करते हैं, परंतु उनकी तकनीक बदल गई है। शक्ति के बजाय अब वे आग्रह करते हैं, सुंदर कपड़ों, अच्छी कारों और इसी तरह लुभावना चारा डालते हैं, जो शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी साबित होता है। इंसान की आदतें अब भी वैसी ही हैं जैसी कि वे सभ्यता के उषाकाल में थी, परंतु अब वह उन्हें अलग तरीके से व्यक्त करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं में यह डर पुरुषों से अधिक होता है। इस तथ्य को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। महिलाओं ने अनुभव सीखा है कि पुरुष प्रकृति से बहुत विवाही होते हैं और प्रतिद्वंदियों के हाथों में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
वृद्धापन का डर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुरे स्वास्थ्य का डर ही सबसे मुख्य डर होता है। काम वासना भी वृद्धापन का एक डर होता है, क्योंकि उस उम्र में कोई उनकी काम वासना पर ध्यान नहीं देगा। वृद्धापन का एक और कारण है जिससे लोगों में डर आ जाता है, वह यह कि वृद्ध होने के साथ ही स्वतंत्रता में बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह उन्हें आर्थिक और शारीरिक स्वतंत्रता का डर रहता है। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्यों में धीरे होने के कारण हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे के साथ पहल करने की शक्ति, कल्पना शक्ति और खुद पर विश्वास भी खोने लगते हैं। मौत का डर। सभी डरों में मौत का डर सबसे भयावह है। कारण बड़ा साफ है, हमें पता ही नहीं कि मौत के पश्चात क्या होता है। शेक्सपियर ने मौत के बारे में बहुत बढ़िया कहा है, यह वह देश है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। मौत का डर अब उतना आम नहीं है जितना कि यह उस युग में हुआ करता था जब बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं थे। वैज्ञानिकों ने दुनिया को सच्चाई दिखाई है और यह सच्चाई तेजी से लोगों को मौत के इस भयानक डर से मुक्त कर रही है। वे युवक और युवतियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नरक की आग से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और अन्य संबंधित विज्ञानों की सहायता से अंधकारमय युगों के डर अब निकल गए हैं जिनसे इंसानों के मन जकड़े हुए थे। पूरा संसार केवल दो चीज़ों से बना है, ऊर्जा और पदार्थ। प्रारंभिक भौतिकी में हम सीखते हैं कि पदार्थ या ऊर्जा ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। चिंता चिता समान। चिंता डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है। यह धीमे धीमे काम करती है, परंतु यह लगातार काम करती है। यह घातक है और सूक्ष्म है। कदम कदम पर यह अंदर घुसती चली जाती है जब तक कि यह इंसान के तर्क को पूरी तरह से खोखला ना कर दे, आत्मविश्वास और पहल करने की उसकी शक्ति को नष्ट ना कर दें। चिंता एक तरह का डर है जो अनिर्णय का परिणाम है। इसलिए यह एक मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंतुलित मन असहाय होता है। अनिर्णय से मन असंतुलित होता है। अधिकांश लोगों में तत्काल निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और निर्णय लेने के बाद उन पर डटे रहने का हौसला नहीं होता। 6 मूलभूत डर अनिर्णय के द्वारा चिंता की शिद्दत में बदल जाते हैं। मौत को अवश्याम्भी घटना के रूप में स्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचें और इस निर्णय के द्वारा मौत के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। बिना चिंता के आप जितना धन संग्रह कर सकते हो उसे हासिल करने के निर्णय पर पहुंचें और गरीबी के डर से मुक्त हो जाएं। यह निर्णय करें कि आप दूसरे लोगों के सोचने, करने या कहने के बारे में चिंता नहीं करेंगे और आलोचना के डर की गर्दन मरोड़ दें। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे को स्वीकार करें कि यह एक बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है जो अपने साथ बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और समझदारी लाता है जो युवकों के पास नहीं होती। इस तरह आप बुढ़ापे के डर को जीत लेंगे। लक्षणों को भूलने के निर्णय पर पहुंचकर आप बुरे स्वास्थ्य के डर को जीत सकते हैं। प्रेम के बिछोह के डर को आप इस निर्णय पर पहुंचकर जीत सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो आप बिना प्रेम के भी गुजारा कर सकते हैं। सभी रूपों में चिंता की आदत को इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचकर मार डालें कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इस निर्णय से संतुलन, मन की शांति और विचारों की शांति आएगी जिनसे सुख आएगा। जिस आदमी का मन डर से भरा हो वह न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के अपने अवसरों को नष्ट करता है बल्कि वह इन विनाशकारी कंपनों को उन सभी को हस्तांतरित भी करता है जिनके मन उसके संपर्क में आते हैं और इस तरह उनके भी अवसरों को नष्ट करता है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जान जाता है कि कब इसके मालिक में साहस की कमी है। यही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा दिए जा रहे डर के कंपनों को आत्मसात कर लेता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों से प्रभावित होने की यह क्षमता देख सकते हैं। एक मन से दूसरे मन में जाने वाले डर के चिंतन उतनी ही जल्दी निश्चितता से आते हैं जितनी तेजी से यह इंसान की आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रेडियो तक पहुंचती है। जो व्यक्ति शब्दों द्वारा नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचारों को व्यक्त करता है वह उन शब्दों के परिणामों को निश्चित रूप से अनुभव करेगा। विनाशकारी विचार संवेगों को शब्दों में या फिर सिर्फ विचारों में व्यक्त करने से ही एक से अधिक तरीकों से यह किकबैक या प्रतिक्रिया दिखेगी। सबसे पहली बात और शायद याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो विनाशकारी प्रकृति के विचारों को व्यक्त करता है
रचनात्मक कल्पनाशीलता की योग्यता को नष्ट कर लेता है और इस वजह से वह बहुत कुछ नष्ट कर लेता है। दूसरी बात यह कि मन में किसी भी विध्वंसात्मक भाव की उपस्थिति एक नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर देती है, जिससे लोग बिदकते हैं और जो अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देता है। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को तीसरा नुकसान होता है। यह विचार संवेग न सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति के अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं जो उन्हें प्रसारित कर रहा है और वे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य सफलता हासिल करना है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने और सबसे बढ़कर सुख हासिल करने की आवश्यकता है। सफलता के यह सारे प्रमाण विचार संवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप इसमें अपनी पसंद के विचार संवेग डाल सकें। इस अधिकार के साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। आप इस दुनिया में अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह की आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपने आसपास के माहौल को अंततः प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन को जैसा चाहें बना सकते हैं, या फिर आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करने की अवहेलना कर सकते हैं और अपने जीवन को अपने हाल पर छोड़ सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को परिस्थितियों के विराट समुद्र पर लहरों के भरोसे छोड़ सकते हैं, जहां आप इधर से उधर थपेड़े खाएंगे, जिस तरह समुद्र की लहरों पर कोई लकड़ी का टुकड़ा खाता है। शैतान की कार्यशाला, सातवीं बुनियादी बुराई। इन 6 मूलभूत डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। यह एक समृद्ध धरती है जिसमें आत्मसफलता का बीज हर जगह व्याप्त है। यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलती। इस पीड़ा को डर के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है। यह किसी भी डर से अधिक गहराई में बैठी होती है और सभी 6 डरों से अधिक घातक होती है। किसी बेहतर नाम के अभाव में इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के प्रति अति संवेदनशीलता कहना उचित होगा। जो लोग दौलतमंद होते हैं वे हमेशा इस बुराई से अपने आप को बचाए रखते हैं। गरीब लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों को इस बुराई से बचने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप इस फिलॉसफी को दौलत हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो तो आपको अपनी जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि कहीं आप इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील तो नहीं हैं। अगर आप इस आत्मविश्लेषण को नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को हासिल करने के अपने अधिकार को खो देंगे। अच्छी तरह से विश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण के लिए तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में अपने आप को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएं। इस काम को उतनी ही सावधानी से करें जिस तरह आप किसी दुश्मन की खोज कर रहे हों, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह छुपा हुआ बैठा है, और आप अपने दोषों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने किसी शत्रु के साथ करेंगे। आप हाईवे के डाकुओं से अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं क्योंकि कानून आपके लाभ के लिए संगठित सहयोग प्रदान करता है, परंतु इस 7वीं मूलभूत बुराई को जीतना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह तब हमला करता है जब आपको इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, चाहे आप सोए हों या जागे हुए हों। यही नहीं, इसका हथियार अमूर्त है क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यह बुराई खतरनाक भी है क्योंकि मानवीय अनुभव के जितने रूप होते हैं यह उतने ही विभिन्न रूपों में हमला करती है। कई बार यह रिश्तेदारों के नेक सलाह के द्वारा मन में प्रवेश करती है, कई बार यह अंदर से आती है और मानसिक नज़रिए के द्वारा आती है। यह हमेशा जहर की तरह खतरनाक होती है, हालांकि यह उतनी जल्दी नहीं मार सकती। नकारात्मक प्रभाव आप खुद भी बना सकते हैं और यह आपके आसपास के नकारात्मक लोगों की देन भी हो सकते हैं। इनसे खुद को बचाने के लिए यह जान लें कि आपके मन में नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र बना लें। इस तथ्य को पहचान लें कि आप ही नहीं बल्कि हर इंसान प्रकृति से आलसी और उदासीन होता है और इसी कारण वह अपनी कमजोरी से मिलते जुलते सारे सुझावों को ग्रहण कर लेता है। इस तथ्य को पहचान लें कि आप स्वभाव से सभी 6 मूलभूत डरों के प्रति संवेदनशील हैं और इसी तरह की आदत डाल लें ताकि आप इन सारे डरों के खिलाफ सफल संग्राम कर सकें। यह भी जान लें कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके अंतर्मन के द्वारा आप पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए उन्हें खोजना कठिन होता है और इसलिए आपका मन उन लोगों के खिलाफ बंद रहना चाहिए जो आपको किसी भी रूप में हताश या उदास करते हों। अपनी दवा के बक्से को खाली कर दें, सारी दवा गोलियां फेंक दें और सर्दी, दर्द तथा काल्पनिक बीमारियों के मुंह में फंसना बंद कर दें। उन लोगों के साहचर्य को यत्न से खोजें
जो आपको अपने लिए सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कष्टों की उम्मीद ना करें, क्योंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे निराश नहीं करते। इनमें कोई संदेह नहीं है कि सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत होती है कि वे अपने मन को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। यह कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि वे इससे पीड़ित हैं, और कई लोग जो इस बात को जानते हैं वे इस बुराई को ठीक करने के बजाय या तो इनकार कर देते हैं या फिर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जब तक कि यह उनकी नियमित आदतों का एक हिस्सा नहीं बन जाती जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग स्वयं के असली स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों की निम्नलिखित सूची तैयार की गई है। प्रश्नों को पढ़ें और अपने जवाब जोर से दें ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सकें। इससे आपके लिए ईमानदार होना अधिक आसान होगा। आत्मविश्लेषण के लिए प्रश्न। नंबर 1, क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? नंबर 2, क्या आप ज़रा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? नंबर 3, क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं, और अगर करते हैं तो ऐसा क्यों? नंबर 4, क्या आप अपनी चर्चा में कटु और आक्रामक हैं? नंबर 5, क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 6, क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? नंबर 7, क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है और अपना भविष्य निराशाजनक दिखता है? नंबर 8, क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? 9, क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? 10, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए? 11, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? 12, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? 13, क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? 14, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? 15, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराशा की गहराइयों में होते हैं? 16, आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? 17, क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? 18, क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? 19, क्या आपने अति व्यस्तता में मुश्किलों को डुबाना सीखा है ताकि आपको उनसे चिढ़ ना हो? 20, यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़ विहीन कमजोर व्यक्ति कहेंगे? 21, क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपके बुरे स्वभाव को और चिड़चिड़ा नहीं बना देता? 22, ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? 23, क्या आप अपनी नर्वसनेस को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? 24, क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सर खाता रहता है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? 25, क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है, और अगर ऐसा है तो यह क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? 26, क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किनसे? 27, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दूसरे के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? 28, क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं? 29, आप किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? 30, क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत हों? 31, क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? 32, क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती हैं, या आप जिम्मेदारी से बचते हैं? 33, क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं,
या आप इस तरह का नज़रिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है। 34. क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं? आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? 35. क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आएं? 36. क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसा सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सके? 37. क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 38. दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? 39. क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या आप दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? 40. क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? 41. क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? 42. क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? 43. क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? 44. क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? 45. कि जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो आपने अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या सीखा है कि आप किस तरह से दोस्तों को आकर्षित करते हैं? 46. जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं उनमें और आपके दुख में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? 47. क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वह आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? 48. किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? 49. क्या आपके सबसे अलग अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपके सुपीरियर हैं या आपसे इन्फीरियर हैं? आप अपने 24 घंटे में से इन चीज़ों को कितना समय देते हैं? पहला, आपका काम धंधा। दूसरा, नींद। तीसरा, खेल और मनोरंजन। चौथा, उपयोगी ज्ञान हासिल करना। पांचवा, आपके परिचितों में से कौन आपको पहला, सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है? दूसरा, सबसे अधिक सावधान करता है? तीसरा, सबसे अधिक हताश करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगी सलाह देते हैं तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उद्देश्य का विश्लेषण किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? वह सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप आमतौर पर वह हर काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टैलेंट्स, कॉलेज डिग्री या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं? क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वह व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? इन प्रश्नों का अध्ययन करने और इनका जवाब देने में आपको कितना समय लगा? वैसे इस पूरी सूची का विश्लेषण करने और इसका जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक है। अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन करें। हर सप्ताह एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, खास तौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण ना हो, और अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। आपका सिर्फ एक चीज़ पर पूरा नियंत्रण है और वह है आपके विचार। यह इंसान के द्वारा जाने गए सभी तथ्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक तथ्य है। यह इंसान की दैवीय प्रकृति की अभिव्यक्ति करता है। यह दैवी अधिकार इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज़ पर काबू नहीं पा सकते, और आप अपनी संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं
तो ऐसा भौतिक वस्तुओं के संबंध में होने दें। आपका मन आपकी आध्यात्मिक संपदा है, उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जिसकी यह दैवी संपदा हकदार है। आपकी इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझाव द्वारा दूसरे दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह के विनाश के लिए भारी कानूनी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि इससे उन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो सकती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित हैं। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने थॉमस एडिसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसे फिर से दोहरा दे, क्योंकि उनका कहना था किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर भरोसा नहीं किया। वे जानते थे कि मन ऐसी कोई भी चीज़ बना सकता है जिसके बारे में यह कल्पना कर सके और जिस पर इसे विश्वास हो। इस ज्ञान के कारण महान एडिसन सामान्य लोगों के समूह से ऊपर उठ गए। F.W. वुलवर्थ को बताया कि वे 5 और 10 सेंट की सेल पर स्टोर चलाने की कोशिश में दिवालिया हो जाएंगे। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि वे कुछ भी कर सकते हैं जो तर्क की सीमा में हो, अगर उनकी योजनाओं में विश्वास का दम हो। दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने दिमाग से दूर रखने के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत इकट्ठा कर ली। शंका करने वाले लोग कटुता से नाक भौं सिकोड़ रहे थे जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली अटपटे ढंग से बनी कार को डेट्रॉइट की सड़कों पर आजमाया। कुछ ने कहा कि यह चीज़ कभी प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगी। कईयों ने कहा कि इस तरह की चीज़ के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, मैं धरती को भरोसेमंद मोटर कारों से पाट दूंगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जो लोग बहुत सारी दौलत चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड और अधिकांश काम करने वालों में इकलौता अंतर यह था, फोर्ड के पास एक मन था और उन्होंने उसे नियंत्रित किया। दूसरों के पास भी मन था, परंतु उन्होंने उसे नियंत्रित बनाने का प्रयास नहीं किया। मन पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने आप को एक निश्चित योजना देना। किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड का अध्ययन करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो, और आप देखेंगे कि उसने अपने मन पर नियंत्रण किया और मन उस नियंत्रण के द्वारा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। 55 प्रसिद्ध बहाने। जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई से भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं। परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज़ जानना चाहती है, क्या आपने सफलता हासिल की है? एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे आम बहानों की सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने लगाते हैं। याद रखें, कई ऐसी पुस्तक में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं, जो कि हैं, अगर मेरे पास पत्नी और परिवार ना होता, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास अब एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते, अगर मुझे घर ना संभालना होता और बच्चों की देखरेख ना करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, अगर मैं इतना मोटा ना होता, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता,
अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मैं जानता कि इसे कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध ना किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं ना होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे ना होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च ना होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा ना हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत ना करनी होती, अगर मैंने अपना पैसा गंवाया ना होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते, अगर, और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, अब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता। अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं? जवाब स्पष्ट है। वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की है। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे हमारे कार्यों को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मन में यही बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजयी है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीज़ों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज़ है। एक और दार्शनिक के मन में भी यही विचार था, जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में जितनी क्रूरता देखता था उसमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब थी। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हार्वर्ड ने कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज के खेल की तरह है और आपका विरोधी खिलाड़ी है वक्त। अगर आप आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तुरंत आगे बढ़ने में लापरवाह हैं तो समय आपको मात दे देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो गलत चाल पर तुरंत चेक दे सकता है। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज़ हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु अब वह बहाना नहीं चल सकता जो जीवन की दौलत के खजाने का दरवाज़ा खोलती है। मास्टर की अमूर्त है, परंतु यह शक्तिशाली है। यह आपके मन में अमीरी के एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा रचने के अधिकार हैं। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सजा का प्रवर्तन नहीं है, परंतु अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वह देने के लिए विवश करते हैं जो वह चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे और क्या आपको इस बात पर भरोसा है? अगर हम जुड़े हुए हैं, अमर इमर्सन ने कहा था, तो हम ज़रूर मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचार को उधार लेकर यही कहना चाहूँगा, अगर हम मिले हैं तो कभी अलविदा ना कहेंगे। हम इस पुस्तक के माध्यम से फिर मिलेंगे चलते चलते। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं या आपकी कुछ भी थॉट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों की ग्रोथ के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मेरी दिल से दुआ है कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं।